हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही प्लेटफॉर्म संस्कृत बाय सिद्धार्थ सर में। तो सभी लोगों को हमारे सेशन में मोस्ट वेलकम है। सभी लोगों को हमारे सेशन में स्वागत है। एक बार आप सभी लोग बताएंगे क्या मेरी आवाज़ आप तक प्रॉपर रूप से जा पा रही है और जो भी आपको चीज़ें दिख रही होंगी आपको प्रॉपर रूप से दिख रही होंगी। तो सभी लोगों को हमारे सेशन में मोस्ट वेलकम है, सभी लोगों को हमारे सेशन में स्वागत रहेगा। एक बार आप सभी लोग क्लियर करेंगे कि आपको सारी चीज़ें विजुअल और ऑडिबल हैं या फिर नहीं हैं। मैं देख लूँ, एक बार क्लियर कर लूँ। हाँ, सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी तरीके से दिख रही हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी तरीके से दिख रही हैं। साथ ही तो आज की यह क्लास कहीं ना कहीं प्रैक्टिस सेट 01 की क्लास होगी और अत्यंत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। एक बार आप सभी लोग कंफर्मेशन करेंगे क्या मेरी आवाज़ आप तक प्रॉपर रूप से जा पा रही है या फिर नहीं जा पा रही है। तो सभी लोगों को हमारे सेशन में मोस्ट वेलकम है, सभी लोगों को हमारे सेशन में स्वागत है। जितने विद्यार्थी जुड़ेंगे सभी लोग एक काम करिएगा, इस वीडियो को या फिर इस चैनल को हर ग्रुप में शेयर कर दिएगा जहां पर स्टूडेंट टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। इसके बाद हम अगर बात कर लें तो आप हमें इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो करना चाहते हो तो संस्कृत बाय सिद्धार्थ सर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम पे आपका संस्कृत बाय सिद्धार्थ सर हर क्लास की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाती है। और संस्कृत बाय सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सभी लोगों को हमारे सेशन में मोस्ट वेलकम है। आपका आज 16 तारीख है, मान के चलें तो आपके 28 से 29 दिन आपके एग्जाम और रह गए हैं। एग्जाम के दिनों की बात करें तो इस 28-29 दिनों में इतनी मेहनत करेंगे, चाहे हम सीडीपी को लेकर बात करें, चाहे वो हम ईवीएस को लेकर बात करें, साथ ही चाहे वो हम साइंस को लेकर बात करें, चाहे वो हम हिंदी को लेकर बात करें, चाहे वो इंग्लिश को लेकर बात करें, या फिर चाहे हम संस्कृत को लेकर बात करें, या फिर हम एसएसटी या फिर हम मैथ को लेकर बात करें। हर सब्जेक्ट की तैयारी मैं कराऊंगा, मेरे द्वारा कराई जाएगी। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट जो आपके लिखे गए हैं, लेकिन आप लोग अपनी तरफ से एक बात के लिए तो कंफर्म हो जाइए कि आपका यह पर्सनल चैनल है, हमारा यह पर्सनल चैनल है, तो आपको इसी पर आना है और मेरा इंतजार आप कहीं मत करिए। केवल आपकी वीडियो यही मिलेगी आपको संस्कृत बाय सिद्धार्थ सर में, 100% मिलेगी, रोजाना मिलेगी, है ना। कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर आप हमें कुछ आधा अधूरा सिखा कर चले गए। तो उन विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि अब से आपकी हर क्लास आपको यहाँ पर मिलेगी और सीटेट तक मिलेगी। इसके बाद जितने भी एग्जाम्स होंगे उनको हम क्लेरिफाई करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन सांस्कृतिक भाषा नास्ती, यहां पर ध्यान दो नास्ती लिखा गया है और नास्ती का मतलब होता है नहीं है। नास्ती का मतलब क्या होता है साथी, तो नास्ती का मतलब होता है नहीं है। इसके बाद मैं आपको एक बात और बता दूं साथी, प्राचीन सांस्कृतिक भाषा को ही हम क्या बोलते हैं, तो प्राचीन सांस्कृतिक भाषा को ही हम अभिजात भाषा बोलते हैं। बोलेंगे प्राचीन सांस्कृतिक भाषा को ही हम अभिजात भाषा बोलते हैं, या फिर इसी को हम श्रेण्य भाषा बोलते हैं। तो याद रखिएगा, आपको डरना नहीं है, इसके 3 नाम आ सकते हैं, है ना। एक तो आपका प्राचीन सांस्कृतिक भाषा है, एक आपका अभिजात भाषा है और एक आपका श्रेण्य भाषा है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन सांस्कृतिक भाषा नहीं है। अभी आज की जो हमने एनईपी 2020 की क्लास ली थी उसमें मैंने एक चीज आपको लिखवाया था ना, मैंने उसमें एक चीज लिखवाई थी, जो आपका संस्कृत है ना, वो आपका प्राचीन सांस्कृतिक भाषा में आता है। जो आपका पाली है, क्या है साथी, जो आपका पाली है और जो आपका प्राकृत है, क्या है, जो आपका प्राकृत है, ठीक ना। और इसके अलावा आपके समस्त, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर मैंने लिखा था समस्त दक्षिण भारत की भाषा, समस्त दक्षिण भारत की भाषा, बोलेंगे समस्त दक्षिण भारत की भाषा। तो आपको एक चीज मालूम होगी कि आपका उड़ीसा है ना, तमिलनाडु में तमिल, मलयालम, ये आपके तीनों क्या हो जाएंगे, ये तीनों ही आपके अभिजात भाषा, श्रेण्य भाषा या फिर आपके प्राचीन सांस्कृतिक भाषा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है साथी, तो यहाँ पर पूछा है कि प्राचीन सांस्कृतिक भाषा नहीं है, तो नहीं हमारा कौन सा हो जाएगा, अर्थात हिंदी। क्योंकि आपको मालूम होगा हिंदी हमारा कौन सी भाषा है, तो हिंदी को आप अनुच्छेद 343 के 1 में
343 के एक में आप कौन सी भाषा के रूप में पढ़ते हो, तो आप इसको अनुच्छेद 343 के एक में अगर हम बात कर लें तो इसको हम राजकीय भाषा के रूप में पढ़ते हैं। क्या भैया, तो हिंदी कौन सी भाषा है, राजकीय भाषा है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एन ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या बोलेंगे साथी, एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है ना। चलो, तो सभी लोगों का हमारे सेशन में मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हर क्लास की पीडीएफ यहाँ पर जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं, आज पहली बार जुड़े हैं, उनसे मैं बता दूं, ये आपका चैनल 3 दिन पहले ही शुरू हो गया था। क्या भैया, 3 दिन पहले ही शुरू हो गया था। 3 दिन पहले शुरू होने का मतलब उसमें आपको एक 6.5 घंटे की वीडियो आपकी मैराथन फॉर्मेट में मिल जाएगी, जिसपे हमने 100 क्वेश्चन में कंटेंट और ग्रामर को दोनों को ही शामिल करने का काम किया गया है साथी। देखिएगा, दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या है, जितने विद्यार्थी जुड़ेंगे केवल एकमात्र रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और खूब शेयर करेंगे, ठीक है। बाकी आप सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है ना। गुड इवनिंग सभी विद्यार्थियों को हमारी तरफ से, गुड इवनिंग, ठीक है ना। चलिए, नहीं, आधा अधूरा कोई बात नहीं, हम आपको पूरा करके छोड़ेंगे। देखिएगा, दूसरे नंबर का प्रश्न क्या है, दूसरे नंबर का यहां पर प्रश्न है, भाषा कक्षायाम, भाषा की कक्षा में साहित्य का अतिरिक्त उद्देश्यम किम अस्ति, अतिरिक्त उद्देश्य क्या है। हर पहलू के आपके 2 पक्ष होते हैं, एक होता है आपका सामान्य उद्देश्य, है ना, एक होता है आपका सामान्य उद्देश्य, है ना, और एक होता है आपका अतिरिक्त उद्देश्य। तो यहां पर हमारे साथी अतिरिक्त उद्देश्य पूछा है। क्या पूछा है, अतिरिक्त उद्देश्य। क्या पूछा है, भाषा कक्षा के साहित्य का अतिरिक्त उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। हाँ, क्लियर, हाँ, चलिए ठीक है, ओके। चलो, अब देखेंगे यहां पर पहला है शब्दकोशस्य व्याकरणस्य चा वृद्धि, अर्थात शब्दकोश का और व्याकरण की वृद्धि। मैं मानता हूं आप जब साहित्य पढ़ते हो, लिटरेचर पढ़ते हो, तो इससे आपकी शब्दकोश और व्याकरण दोनों ही इंक्रीमेंट होता है। तो ये आपका सामान्य उद्देश्य में आएगा, ये आपका जनरल ऑब्जेक्टिव में आएगा। क्या भैया, सामान्य उद्देश्य में आएगा। दूसरा क्या कह रहा है साथी, शब्दानाम वाचनस योग्यताया विकास, अर्थात शब्दों को बोलने की योग्यता का विकास। शब्दानाम शब्दों की, है ना, वाचनस बोलने की, योग्यताया योग्यता का, विकास। तो ये भी आपका सामान्य उद्देश्य में ही आता है ना। तीसरा क्या है, प्रक्रिया रूपेण, प्रक्रिया रूप के द्वारा, उच्च स्वर में, पठनस पढ़ने का प्रोत्साहन। तो ये भी आपका सामान्य उद्देश्य में ही आएगा, और हमें पता है क्वेश्चन में हमारा अतिरिक्त उद्देश्य पूछा है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, ज्ञानस्य ज्ञान की, रचनात्मकता की, तथा और समीक्षात्मकम चिंतनस समीक्षात्मकम चिंतन का विकास। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ। समीक्षात्मक को हम समालोचनात्मक चिंतन भी बोल सकते हैं। तो अतिरिक्त उद्देश्य की बात कर रहा था, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड। क्योंकि आप जब साहित्य पढ़ते हो तो आपके ज्ञान का, आपका रचनात्मकता का, आपका आलोचनात्मक चिंतन का, आपका समीक्षात्मक चिंतन का, आपका समालोचनात्मक चिंतन का क्या होता है, विकास होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली विल बी राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली विल बी राइट ऑप्शन। तीसरे नंबर के प्रश्न की बात करते हैं साथी। तीसरे नंबर का यहां पर प्रश्न क्या कह रहा है, काव्यस, काव्य का, काव्यस मतलब काव्य का, काव्य का मतलब यहां पर कविता से है। काव्य का मतलब यहां पर किससे है, कविता से है। तो कविता का प्रयोजन है, प्रयोजन का मतलब यहां पर हम कह सकते हैं उद्देश्य है। प्रयोजन का मतलब यहां पर कह सकते हैं हम उद्देश्य है, ठीक ना। तो कविता का उद्देश्य क्या है, कविता का प्रयोजन क्या है, ठीक ना। गुड इवनिंग। तो देखिएगा पहला क्या है, व्याकरण शिक्षणम, व्याकरण का शिक्षण। अब देखिएगा मैं आपको एक चीज यहां पर नोट करके लिखवाता हूं, काव्य में व्याकरण का अभाव होता है। याद रखिएगा, काव्य में व्याकरण का अभाव होता है, काव्य में व्याकरण का अभाव होता है, अर्थात काव्य में व्याकरण यूज नहीं होता है। अर्थात मैं यह कहना चाह रहा हूं,
काव्य जो होता है वो व्याकरण मुक्त होता है। बोलेंगे काव्य जो होता है वो क्या होता है साथी, तो व्याकरण मुक्त होता है। अर्थात ये तो बात हमारी गलत हो जाएगी, है ना। शब्द भंडार, भैया शब्द भंडार नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य क्या होता है, मनोरंजन तथा समीक्षा को प्राप्त करना। इसका उद्देश्य क्या होता है, आनंद प्राप्ति, अर्थात आनंद की प्राप्ति करना। अरे काव्य का मतलब किससे मान लो, तो काव्य का मतलब आप अपने आप में एक गायन से मान लो, ठीक ना। यहां पर काव्य का मतलब किससे मान लो, तो काव्य का मतलब चाहे आप कविता से मान लो चाहे आप गायन से मान लो, समझ रहे हो ना। काव्य का मतलब चाहे आप कविता से मानो चाहे गायन से मानो। तो यहां पर आनंद प्राप्ति अर्थात आनंद की क्या करना, तो आनंद की प्राप्ति करना। बोलेंगे आनंद की क्या करना साथी, तो आनंद की प्राप्ति करना। बाकी लेखनम तथा तर्कपूर्णम, लेखन तथा तर्कपूर्ण, ये सब आपका काव्य का नहीं बल्कि ये सब आपका साहित्य का उद्देश्य होता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी फॉर बॉम्बे विल बी राइट ऑप्शन, बी फॉर बॉम्बे विल बी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो काव्य होता है, जो काव्य होता है वो क्या होता है, काव्य में आपके 3 प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। लय, छंद, तुक, ताल से बधा होता है। लय, छंद, तुक, ताल से बधा होता है। बोलेंगे लय, छंद, तुक, ताल से क्या होता है, तो लय, छंद, तुक, ताल से आपका बधा होता है। और एक बात और याद रखिएगा, काव्य में व्याकरण नहीं होता है। एक चीज और याद रखिएगा, काव्य हमेशा भाव प्रधान होता है। यहां पर मैं जो लाइन लिखने जा रहा हूं अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। काव्य हमेशा क्या होगा, तो याद रखिएगा काव्य हमेशा भाव प्रधान होता है। काव्य हमेशा क्या होता है, भाव प्रधान होता है। काव्य हमेशा क्या होता है, भाव प्रधान होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। इसीलिए साहित्य के साथ साथ या फिर गद्य के साथ साथ पद्य जोड़ा जाता है, क्योंकि गद्य को पढ़ने से बच्चा एक समय के लिए बोर हो जाएगा, फिर वह पद्य करके मनोरंजन की अनुभूति लेगा, आनंद की प्राप्ति करेगा और वह फिर से रस्ता का उसमें एक आरस हो जाए, मतलब क्या हो जाएगा, भाव जागृत हो जाएगा। क्लियर, सभी लोगों को हमारे सेशन में मोस्ट वेलकम, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन क्या है, 4th नंबर का क्वेश्चन है बोधगम्य निविष्टि या फिर बोधगम्य प्रविष्टि। देखिए यहाँ पे 2 नाम से क्वेश्चन आ सकता है, या तो आपका बोधगम्य प्रविष्टि बोल दे या फिर आपका बोल दे अवबोध निविष्टि। क्या बोल सकता है, अवबोध निविष्टि या फिर अवबोध निवेश, है ना, अवबोध निवेश। तो आपके 2 प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। कह रहा है कि बोधगम्य प्रविष्टि इत्यस्य आशय अस्ति, अर्थात बोधगम्य प्रविष्टि का आशय क्या है या फिर अवबोध निवेश का आशय क्या है ना। यहां पर कंप्रेहेंसिबल इनपुट की बात कर रहा है, यहां पर कंप्रेहेंसिबल इनपुट की बात कर रहा है साथी, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्यों नहीं, मैं जब दुनिया में हूं तो मिलूंगा क्यों नहीं, है ना आपको, आप लोगों को। अब देखो यहां पर ये सब देखो, ये अवबोध निविष्टि की बात कर लें या फिर बोधगम्य प्रविष्टि की बात कर लें, ये सब किसके द्वारा दिया गया टर्मिनोलॉजी है, ये सब किसके द्वारा दिया गया टर्मिनोलॉजी है, तो ये आपका स्टीफन क्रैसन के द्वारा दिया गया टर्मिनोलॉजी है। ये सब आपका किसके द्वारा, तो आपसे हम कहेंगे स्टीफन क्रैसन द्वारा दिया गया टर्मिनोलॉजी। किसके द्वारा, स्टीफन क्रैसन द्वारा दिया गया आपका टर्मिनोलॉजी है। तो वही कह रहे बोधगम्य प्रविष्टि का मतलब क्या है, तो अवबोध निविष्टि स्टीफन क्रैसन हमेशा याद रखिएगा, हमेशा मूल स्तर से ऊपर की बात करेगा, हमेशा मूल स्तर से ऊपर की बात करेगा, हमेशा मूल स्तर से ऊपर की बात करेगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जैसे अगर आप 4th क्लास में हो, 4th क्लास में हो तो आपको नॉलेज 5th क्लास का होना चाहिए, और अगर आप 5th क्लास में हो तो आपको नॉलेज 6th क्लास का होना चाहिए, अगर आप 6th क्लास में हो तो आपको नॉलेज 7th क्लास का होना चाहिए। क्लियर। अब देखिएगा, लेकिन अगर आप 7th क्लास में हो को क्या 7th क्लास का नॉलेज रहे, क्या ये आपका अवबोध निविष्टि में आएगा, नहीं आएगा, है ना। अगर आप 7th क्लास में हो तो अगर आप 6th क्लास का नॉलेज रख रहे हो तो क्या ये अवबोध निविष्टि में आएगा, तो आप कहोगे सर नहीं आएगा। याद रखिएगा, ना तो मूल स्तर के अनुसार
ना तो मूल स्तर से कम, हमेशा मूल स्तर से ऊपर की बात करेगा। इसी को तो क्या कहा गया, इसी को i+1+2+3+... मतलब आपका जो इनपुट होना चाहिए हमेशा +1 होना चाहिए, इनपुट हमेशा कम से कम 1 होना चाहिए, अधिकतम आपके चाहे जितने हो, है ना। इनपुट आपका हमेशा प्लस में होना चाहिए अर्थात ऊपर। तो याद रखिएगा यहां से 2 वर्ड आपको ध्यान देना है, एक तो आपको बोधगम्य प्रविष्टि ध्यान देना है, एक आपको अवबोध निविष्ट ध्यान देना है। ये सब जो क्वेश्चन आए तुरंत आप देखो ऊपर कहां लिखा गया है, ऊर्ध्वम कहां लिखा गया, उच्च स्तर कहां लिखा गया है, आप उसे ही टिक कर दो, है ना, आप उसे टिक कर दो। जैसे को सीमा तिवारी जी का कमेंट आ रहा है एक लेवल ऊपर, तो ऊपर आप देखो कहां लिख रहा होगा, तो आप ऊपर आपको देखो ऊर्ध्वम, क्या भैया ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम मीन्स क्या होगा ऊपर। अभी तो मैंने कहा कम से कम 1 स्तर ऊपर होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आप चाहे जितना स्तर ऊपर हो जाओ। तो यहां पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा पहला हो जाएगा ना। अब देखोगे शिक्षार्थिना नाम, शिक्षार्थियों के प्रभुत स्तरात, प्रभुत स्तरात का मतलब मूल स्तर से, है ना, प्रभुत स्तरात का मतलब यहां पर किससे हो जाएगा, मूल स्तर से। किंचित, किंचित मीन्स होता है कुछ, किंचित मीन्स होता है कुछ। ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम मीन्स ऊपर, ऊर्ध्वम मीन्स ऊपर। अर्थपूर्ण रीत्या, अर्थपूर्ण तरीके से, रीत्या मीन्स तरीके से, अर्थपूर्ण तरीके से। मौखिक भाषाया, मौखिक भाषा का, लिखित भाषाया चा, और लिखित भाषा का अवसर प्रदानम, अवसर प्रदान। राइट ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। मैं आपको अगर आप बात करूं, अब सेकंड क्यों नहीं होगा, सेकंड इसीलिए नहीं होगा क्योंकि कह रहा है कि शिक्षार्थिना नाम, शिक्षार्थियों के बोध स्तर अनुसारम। बोध स्तर अनुसार का मतलब बोध मीन्स क्या होता है, तो बोध मीन्स होता है समझ, बोध मीन्स होता है समझ, समझ के स्तर के अनुसार, समझ के स्तर के अनुसार, समझ के स्तर के अनुसार। अब यहां पर केवल मूल स्तर के अनुसार की बात कर रहा है, ऊपर की बात नहीं कर रहा है, इसीलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी अगर आप इसको देखो, इसको तीसरे ऑप्शन को देखोगे तो क्या कह रहा है, शिक्षार्थिना नाम, शिक्षार्थियों के बोध स्तरात, बोध स्तर से निम्न स्तर। देखो यहां पर निम्न स्तर की बात कर रहा है और हमें पता है कि अवबोध निविष्ट किसकी बात करता है, हमेशा उच्च स्तर की बात करता है ना। अब फोर्थ क्यों नहीं होगा, फोर्थ इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि यहां पर कह रहा है शिक्षार्थिना नाम, शिक्षार्थियों के ज्ञान स्तर अनुकूलम, ज्ञान स्तर के अनुकूल। भाषाया, भाषा का अवसर प्रदानम, और अवसर प्रदान करना ये भी गलत हो जाएगा। अर्थात केवल एक ऑप्शन में ऊर्ध्व दिखा, ऊपर दिखा, इसलिए हमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाकी अगर आप बी के अकॉर्डिंग जाओगे तो बी तो आपका बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि उसके स्तर के अनुसार की बात कर रहा था, इसीलिए नहीं, स्तर से ऊपर होना चाहिए। तीसरा तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये निम्न स्तर की बात कर रहा था, और डी क्यों नहीं होगा क्योंकि ये भी मूल स्तर की ही बात कर रहा था। राइट ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 5वें नंबर का प्रश्न देखते हैं साथी। 5वें नंबर का प्रश्न क्या है, श्रीनगरे, श्रीनगर में काजिद छात्रा, कोई छात्र मलयालम भाषाम, मलयालम भाषाम, मलयालम भाषा को तृतीय भाषा रूपेण, तृतीय भाषा के रूप में अधीते सीखता है। टैग वर्ड मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या सर, अगर आपका प्रथम भाषा है, बोलो यस, या फिर आपका मातृभाषा है ना, या फिर आपका क्षेत्रीय भाषा है, कौन सी भैया, या फिर आपकी क्षेत्रीय भाषा है, तो इन सब को ग्रहण करने के लिए अर्जन करना पड़ता है ना, इन सब को ग्रहण करने के लिए अर्जन करना पड़ता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं भाषा अधिग्रहण, या फिर इसे ही हम बोलते हैं भाषा अर्जन। क्या बोलते हैं, भाषा अर्जन। और एक चीज मैंने आप सभी को बताई थी कि अगर प्रथम भाषा मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा से पूछे तब तो आप भाषा अधिग्रहण करते हो, लेकिन इसके बाद आपकी द्वितीय भाषा पूछे, है ना, आपकी तृतीय भाषा पूछे, या फिर आपकी चतुर्थ भाषा पूछे, या फिर कोई भी आपका विदेशी भाषा पूछे, इन सब को हमें क्या करना पड़ता है,
औपचारिक रूप से हमें सीखना पड़ता है, अर्थात इन सब को हमें भाषा अधिगम करना पड़ेगा, भाषा सीखना पड़ेगा। तो यहां पर जैसे ही आपने देखा तृतीय भाषा रूपेण, तो तृतीय भाषा रूपेण देखा होगा, तुरंत आपको दिखा होगा पहला ऑप्शन भाषा अधिगमा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, पहला हो जाएगा। बाकी मैं आपको और अच्छे से बता सकता हूं, आगे चलेंगे। ये तो इसी एक वाला प्रश्न था, इसी से बन गया। आगे चलते हैं। कक्षायाम, कक्षा में, परस्परम, परस्पर, संपर्क माध्यमेन, संपर्क के माध्यम से, सा वह, एकस्मिन वर्षे, एक वर्ष में, इनाम भाषाम, इन भाषा को, इनाम मीन्स होता है इन, भाषाम मीन्स भाषा, इस मतलब मलयालम भाषा, इस मतलब मलयालम भाषा, इस भाषा को भाषितुम, बोलने के लिए और पढ़ने के लिए सक्षम है, तो यह क्या कहलाएगा, आपका भाषा अधिगम कहलाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए फॉर अयोध्या विल बी राइट ऑप्शन। वैसे भी मैंने आपको एक चीज बताई थी, भाषा अधिगम कैसी प्रक्रिया है, तो भाषा अधिगम आपका औपचारिक तरीके से होता है ना, ये आपकी विद्यालयी प्रक्रिया है। ये आपकी कैसी प्रक्रिया है साथी, तो ये आपका विद्यालयी प्रक्रिया है। इसीलिए आपका कहां चला जाएगा, राइट ऑप्शन है, क्योंकि यहां पर परस्पर संपर्क उसका कहां हो रहा है, उसके घर गृह परिवेश में नहीं हो रहा है, उसके घर के परिवेश में नहीं हो रहा है, बल्कि उसके भैया कहां हो रहा है, तो उसके जो है विद्यालय में हो रहा है। तो मैंने दो तरीके से क्वेश्चन बनाए, एक तो मैंने तृतीय भाषा देखा, तुरंत मैंने भाषा अधिगम को टिक कर दिया, और मैं देखा दूसरा लाइन जो यहां से यहां तक है, इसका मतलब क्या था कि आप परस्पर संपर्क कहां कर रहे हो, तो परस्पर संपर्क जो कर रहे हो अपने विद्यालय में कर रहे हो, है ना, स्कूल प्रोसेस है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, पहला हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, पहला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, छठे नंबर के क्वेश्चन को साथ ही देखते हैं। छठे नंबर को क्वेश्चन को देखते हैं। बाकी ये सब आपको कहां मिलेगा, संस्कृत बाई सिद्धार्थ सर। हर क्लास की आपको पीडीएफ जो कि आपको फ्री में बेहतर कंटेंट के साथ हर क्लास की पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगी, आपको अपने टेलीग्राम चैनल संस्कृत बाई सिद्धार्थ सर में मिल जाएगी, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, इसको भी हम अच्छे तरीके से देखेंगे। कह रहा है क्या, अष्टवर्षीय 8 वर्ष की, एक बाला, एक बालक, ठीक ना, 100 माता पितृभ्याम सह, 100 मीन्स अपने माता पितृभ्याम, माता पिता के सह साथ, बिहार राज्याद, बिहार राज्य से आगत्य, आ करके, मुंबई नगरिया, मुंबई नगर में, प्रतिवसति, निवास करता है। अब अगर मैं आपसे कहूं आगत्य में कौन सा प्रत्यय है, आगत्य में कौन सा प्रत्यय है, तो बोलो आ यहां पर क्या है साथी, तो आ यहां पर एक उपसर्ग है, बोलो यस। आ यहां पर क्या है, उपसर्ग है। इसके बाद यहां पर धातु कौन सा है, तो गम धातु है, गम धातु है। और इसके बाद वर्ण कौन सा है, तो यह एक वर्ण के रूप में है ना। तो आगत्य, मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब आपका कभी भी ऐसा कॉन्सेप्ट बनने लगे कि पहला पद उपसर्ग आ जाए, दूसरा पद आपका धातु आ जाए और तीसरा पद आपका वर्ण आ जाए, तो समझिएगा यहां पर कौन सा प्रत्यय है, तो समझिएगा यहां पर आपका लेप प्रत्यय है। तो समझिएगा आपका कौन सा प्रत्यय साथी, लेप प्रत्यय है। और मैंने एक चीज बताया था, लेप प्रत्यय से जो बनता है शब्द वो करके अर्थ में देता है। किस अर्थ में, करके अर्थ में देता है। इसीलिए आगत्य मीन्स क्या होगा, आकर, है ना, आकर। तो बिहार राज्य से आकर कहां निवास कर रहा है, मुंबई नगर में। अब समझिएगा यहाँ पे बिहारी उसका मातृभाषा रहा होगा। अब मुंबई में जो आपका मलयालम वगैरह जो सीखेगा वो आपका द्वितीय भाषा होगा। फिर करे सा वह विद्यालय, विद्यालय में हिंदी, संस्कृत, आंग्ल भाषा शिक्षते। वह विद्यालय में हिंदी भाषा को, संस्कृत भाषा को, अंग्रेजी भाषा को सीखता है। इसके बाद कह रहा है सा वह स्वप्रतिवेशकेभ्य, है ना, वह अपने प्रतिवेश के साथ मतलब अपने पास पड़ोसियों के साथ, और विद्यालय स्था मित्रेभ्य, विद्यालय में स्थित मित्रों के साथ, ठीक ना, मराठी भाषामचा, मराठी भाषा को, सुष्टु प्रकारम, सुष्टु मीन्स होता है अच्छे, तो यहां पर इसका सुष्टु प्रकारम का मतलब हो जाएगा अच्छी तरह से। क्या हो जाएगा, अच्छी तरह से। शिक्षते, सीख लेता है। तो मराठी भाषा या शिक्षणम, मराठी भाषा का शिक्षण, कस्य उदाहरणम अस्ति, किसका उदाहरण है, क्या आपका भाषा ग्रहणम का है,
जिसको हम भाषा अधिग्रहण कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसे ही हम कह सकते हैं भाषा अर्जन, इसे ही हम कह सकते हैं भाषा अर्जन, या फिर इसी को हम कह सकते हैं भाषा अधिग्रहण, इसी को कह सकते हैं भाषा अर्जन, या फिर इसी को हम कह सकते हैं भाषा अधिग्रहण, है ना। भाषा शिक्षणम, पृष्ठ आश्रयम, या फिर निवेश परिकल्पना, इनपुट हाइपोथेसिस। पृष्ठ आश्रयम, पृष्ठ आश्रयम को और क्या क्या बोलते हैं हम? इसी को बोलते हैं पाढ़, इसी को बोलते हैं मचान, इसी को बोलते हैं पृष्ठ आश्रयम, इसी को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, है ना। ये वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया टर्मिनोलॉजी है। एक प्रकार की क्या देता है? अस्थायी सहायता है, अस्थायी सहायता है ना। सांकेतिक माध्यम से अस्थायी सहायता, इसे हम कहते हैं सांकेतिक अधिगम, ठीक है ना, अस्थायी सहायता। और निवेश परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया है? तो निवेश परिकल्पना जो एक टर्मिनोलॉजी है स्टीफन क्रैसन के द्वारा दिया गया है। निवेश परिकल्पना, इनपुट हाइपोथेसिस किसके द्वारा दिया गया? स्टीफन क्रैसन। ये बात गलत हो जाएगी, ये बात गलत हो जाएगी। कुछ चीजें आप ना सेल्फ कॉन्शियस से किया करो। जैसे प्रश्न जो था ना, तो अगर आप इस प्रश्न को देखोगे साथी, तो आप साफ साफ पाओगे कि यहाँ पर कोई बात पृष्ठ आश्रय से हो ही नहीं रही है, कोई बात आपका निवेश परिकल्पना से हो ही नहीं रही है। सारी बातें आपकी किससे जुड़ी हैं? भाषा अधिग्रहण से जुड़ी हैं। अब कहोगे सर भाषा अधिग्रहण से कैसे जुड़ी हैं? अब यही तो बोलोगे सर भाषा अधिग्रहण से कैसे जुड़ी हैं। तो भैया देखो, वहां पर देखो, समझिएगा, वह मुंबई नगर में निवास कर रहे, मतलब परमानेंट। अब कहां? बिहार राज्य से, बिहार राज्य से शिफ्ट होके कहां आया? मुंबई नगर आया। और मुंबई में क्या बोला जा रहा है? तो मुंबई में भैया आपका बोला जा रहा है क्या? मराठी भाषा। तो मुंबई की मातृभाषा क्या है बोलो? तो मुंबई की मातृभाषा आपका मराठी है। तो हमने बताया था जब आपकी प्रथम भाषा आए, पीछे देख लो, जब आपकी प्रथम भाषा आए, जब आपकी मातृभाषा आए, जब आपका क्षेत्रीय भाषा आए, तो इन सबको हमें भाषा अधिग्रहित करना पड़ता है या फिर भाषार्जित करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा पहला, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? पहला। आगे चलते हैं, 7वें नंबर का प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है साथी, अधोलिखितेषु निम्नलिखित में से भाषा आकलन विषय, भाषा आकलन के विषय में का समीचीना, का समीचीना, समीचीन का मतलब यहां होता है उपयुक्त, समीचीन का मतलब यहां पर किससे है? उपयुक्त से है ना, अर्थात सही से है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से भाषा आकलन के विषय में कौन सा सही है, कौन सा उपयुक्त है, कौन सा समीचीन है ना। चलो, पहला ऑप्शन क्या है? विद्यार्थिना नाम उपलब्धि, विद्यार्थियों की उपलब्धि को जानना। बी ऑप्शन, विद्यार्थिना नाम व्याकरण ज्ञान से आकलनम, विद्यार्थियों के व्याकरण ज्ञान का आकलन करना। तीसरा, विद्यार्थिना नाम विद्यार्थियों के भाषा दक्षताया, भाषा दक्षता का आकलनम, आकलन तैयार करना। और डी ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थिना नाम किम ना जानन्ति, विद्यार्थी क्या नहीं जानते हैं, इति अन्वेषणम, इसको खोजना। अच्छा, इसका मतलब समझ रहे हो ना, डी तो पूरी तरीके से गलत है। अगर जो ज्यादा दिमाग लगाएगा और सोचेगा कि सर भाषा आकलन, आकलन का मतलब ही होता है कि क्या नहीं जानते हैं, ये साफ साफ ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये विद्यार्थियों की बुराई कर रहा है। कैसे कह रहा है कि विद्यार्थिना किम ना जानन्ति, विद्यार्थी क्या नहीं जानते हैं, इति अन्वेषणम, इसको खोज रहा। इसका मतलब केवल उसकी आप बुराई को देखना चाह रहे हो। अरे भैया, ये भी तो आकलन का उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी क्या जानते हैं, केवल इतना थोड़ी ना होता क्या नहीं जानते हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक टैग, देखो एक टैग, टैग आपको ये वाला मिल जाएगा। देखो यहाँ पर किसका? तो भाषा आकलन विषय की बात कर रहा है ना, यहाँ पर आकलन की बात तो कर रहा है, लेकिन वो भी किसकी आकलन? तो भाषा आकलन की बात कर रहा है। तो जब भाषा आकलन की बात कर रहा है तो भैया ए वाली बात आपकी गलत हो जाएगी, ए वाली बात, क्योंकि व्याकरण की बात कर रहा है। बोलो, क्योंकि ये व्याकरण की बात कर रहा है। और ये भी आपका विद्यार्थी ना नाम उपलब्धि, विद्यार्थियों की उपलब्धि तो कह रहा है, लेकिन किस चीज की उपलब्धि, किस चीज की उपलब्धि, इसको नहीं शो किया, इसलिए ये गलत हो गया। तो हमारा बचेगा राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन हमारा सी बचेगा। कैसे सर? क्योंकि देखो यहाँ पर भाषा आकलन की प्रत्यक्ष रूप से बात कर रहा था और इस ऑप्शन में भी भाषा दक्षता की बात कर दिया, इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या चला जाएगा? सी फॉर चेन्नई विल बी राइट ऑप्शन, सी फॉर चेन्नई विल बी राइट ऑप्शन। ये सब पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगी साथी? तो संस्कृत बाय सिद्धार्थ सर, संस्कृत बाय सिद्धार्थ सर टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ सब मिल जाएगी। उसके लिए आपको कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं साथी। अगला देते हैं,
यल एडी इत्यस्य पूर्ण रूपम अस्ति। करे यल एडी का पूरा नाम क्या है, यल एडी का पूरा नाम क्या है। तो यल एडी एक किसके द्वारा दिया गया टर्मिनोलॉजी है, तो ये आपका नॉम चोम्स्की ने दिया था। किसने दिया था, नॉम चोम्स्की ने दिया था। किसने दिया था साथी, नॉम चोम्स्की ने दिया था, ठीक ना। और यल एडी का पूरा नाम क्या है, तो यल एडी का पूरा नाम है साथी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। यल एडी का पूरा नाम क्या है, तो यल एडी का पूरा नाम है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक ना, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोलेंगे, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इसका पूरा नाम है। तो यहां पर कहां पर दिख रहा होगा, तो आपको जहां पर देख रहा होगा, देखो डोमेन नहीं होगा, डोमेन नहीं होगा, डोमिनेंस थोड़ी ना होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस राइट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नॉम चोम्स्की की बात कर ले, इन्होंने कई प्रकार के ग्रामर दिया था, जैसे एक यूनिवर्सल ग्रामर दिया था, एक इन्होंने कौन से ग्रामर का कॉन्सेप्ट दिया, यूनिवर्सल ग्रामर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो यूनिवर्सल ग्रामर को हिंदी में हम बोलते हैं, चाहे आप सार्वभौमिक व्याकरण बोल लो, बोलेंगे, चाहे आप सार्वभौमिक व्याकरण बोल लो। सार्वभौमिक व्याकरण एक ऐसा व्याकरण होता है जो बच्चे में जन्म से ही पाया जाता है, जो बच्चे में जन्म से ही पाया जाता है साथी, सार्वभौमिक व्याकरण, या फिर इसी को हम बोलते हैं सार्वत्रिक व्याकरण, सार्वभौमिक व्याकरण, या फिर इसी को हम बोलते हैं सार्वत्रिक व्याकरण, है ना। तो इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट के साथ साथ और कौन से ग्रामर के कॉन्सेप्ट दिए थे, तो इन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रामर का कॉन्सेप्ट भी दिया था। किसका साथी, तो इन्होंने ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रामर का भी कॉन्सेप्ट दिया था। किसका, ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रामर का भी कॉन्सेप्ट दिया था। और इन्होंने एक जनरेटिव ग्रामर का भी कॉन्सेप्ट दिया था। तो याद रखिएगा इन्होंने कौन से, तो जनरेटिव ग्रामर का भी कॉन्सेप्ट दिया था साथी। किसका, तो जनरेटिव ग्रामर का कॉन्सेप्ट दिया था। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड हो जाएगा, राइट ऑप्शन सेकंड। चलिए 9वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, समझिएगा। हाँ, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। आप लोगों ने सुना होगा नॉम चोम्स्की का सिद्धांत क्या कहता है कि हर बच्चे के अंतर्गत या फिर अंदर एक जन्मजात अर्थात इनेट कैपेसिटी होती है, जन्मजात क्षमता होती है, जिसके द्वारा वह हर भाषा को क्या कर लेता है, अधिग्रहित कर लेता है या फिर अर्जित कर लेता है, जिसके माध्यम से वह क्या करता है, भाषा को, और वही उस डिवाइस का नाम क्या है, तो उसी डिवाइस का नाम है यूनिवर्सल ग्रामर। याद रखिएगा उसी डिवाइस का क्या नाम है, यूनिवर्सल ग्रामर। चलिए, अधोलिखितेषु नीचे लिखे गए में से किम कौन सा त्रुटिपूर्ण पठन वृत्ति नास्ति, यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा त्रुटिपूर्ण पठन वृत्ति नहीं है। नास्ति, नास्ति की बात कर रहा है, और त्रुटिपूर्ण पठन वृत्ति का मतलब यहां पर किससे है, तो त्रुटिपूर्ण पठन वृत्ति से मतलब यहां पर इससे है कि किस विधि से अगर हम पढ़ें तो वह गलती को नहीं दिखाएगा, है ना। त्रुटिपूर्ण पठन वृत्ति नास्ति, पहला ऑप्शन क्या है, उपस्वरीकरणम सब क्या करें, ओकेलाइजेशन। सेकंड, अंगुली निर्देशनम फिंगर पॉइंटिंग। तीसरा, प्रतिगामी नेत्र संचालनम रिग्रेसिव आई मूवमेंट। एंड डी ऑप्शन, द्रुत पठनम, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पीड रीडिंग। ध्यान दीजिएगा, अर्थात यहां पर करें त्रुटिपूर्ण पठन वृत्ति नहीं है। जैसे आप लोग बचपन में या फिर अभी भी पढ़ते हो तो माना जाता है कि आप गलत तरीके से पढ़ रहे हो, तो कह रहे कि गलत तरीके से क्या पढ़ना नहीं है। पहला है उपस्वरीकरणम, ध्यान दीजिएगा, उपस्वरीकरणम, उपस्वरीकरणम का मतलब यहां पर किससे है, जैसे कभी कभी होता है आप लोग ई को क्या बोलते हो, या बोलते हो, ई को या बोल देते हो ना, ऊ को क्या बोल देते हो साथी, ऊ को वा बोल देते हो, या फिर री को रा बोल देते हो, यही है आपका उपस्वरीकरणम। आपको लगता है कि ई या में कोई फर्क है नहीं, बाकी बिल्कुल फर्क है, ई आपका स्वर है या आपका व्यंजन है। आपको लगता है कभी कभी ऊ वा में कोई नहीं फर्क है, लेकिन मालूम होना चाहिए ऊ आपका स्वर है, वा व्यंजन है, री रा में कोई फर्क नहीं है। तो यही होता है ना, जब आप ई को या बोल देते हो या फिर या को ई बोल दिए, ऊ को वा बोल दिए या फिर वा को ऊ बोल दिए, री को रा बोल दिए या फिर रा को री बोल दिए, तो यही हमारा क्या होता है, यही हमारा उपस्वरीकरणम होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सही है, अर्थात गलती है, ये आपकी गलती है, लेकिन यहां पर कह रहे हैं गलती कौन सा नहीं है, पढ़ने का कौन सा तरीका गलत नहीं है ना, समझिएगा। यहां पर सिंपल सा कह रहा है कि पढ़ने का तरीका कौन सा गलत नहीं है, ये तो है भैया, उपस्वरीकरणम में गलत तरीका है। अंगुली निर्देशनम,
अंगुली निर्देशन से पढ़ना, अर्थात उंगली रख करके पढ़ना। अंगुली निर्देशनम का मतलब अक्षर पर उंगली निर्देश करके पढ़ना। ये वही करते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। कॉन्फिडेंस किस चीज का? कॉन्फिडेंस है आपके 10 लाइन है तो उंगली इसलिए रख के पढ़ेंगे हम कहीं पहली लाइन से तीसरी लाइन में ना चले जाएं, या फिर पहली लाइन से हम चौथी लाइन में ना चले पाए। तो इनके अंदर क्या होता है? आत्मविश्वास का भाव, इसीलिए ये उंगली रख करके पढ़ते हैं। और जो उंगली रख के पढ़ते हैं उनके अंदर क्या होता है? कॉन्फिडेंस का अभाव होता है, विश्वास का अभाव होता है। और जब विश्वास का भाव हो जाएगा तो ऑटोमेटिक किस में आ जाएगा? गलत तरीके में आ जाएगा। सी ऑप्शन क्या करे? प्रतिगामी नेत्र संचालनम। प्रतिगामी का मतलब तेजी से, है ना, तेजी से आंख घुमा घुमा कर पढ़ना। तेजी से आंख घुमा घुमा कर पढ़ना। बोलो, तेजी से आंख घुमा घुमा कर क्या करना? तो तेजी से आंख घुमा घुमा कर पढ़ना। जैसे आप तेजी से, तो तेजी से उसका मतलब भी क्या होता है? कॉन्फिडेंस नहीं है भैया, तो ये भी हो जाएगा आपका। अब द्रुत पठनम, द्रुत पठनम का मतलब यह तेजी से पढ़ना, है ना। द्रुत पठनम मतलब तेजी से पढ़ना, और तेजी से वही पढ़ पाएगा। बोलो, तेजी से वही पढ़ पाएगा जिसके अंदर क्या होगा? कॉन्फिडेंस होगा, है ना। तेजी से वही पढ़ पाएगा साथी जिसके अंदर क्या होगा? कॉन्फिडेंस होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा, ठीक ना। अब सोचोगे कि सर तेजी से आंख घुमा घुमा कर पढ़ना, ये भी तो तेजी की बात कर रहा है, लेकिन ये तेजी से पढ़ नहीं रहा है वास्तव में। अगर आप इसको देखोगे तो वास्तव में ये ऑप्शन तेजी से पढ़ने की बात नहीं कर रहा है, बल्कि यह ऑप्शन यह कह रहा है कि केवल आंख तेजी तेजी से घुमाओ, है ना, आंख केवल तेजी तेजी से घुमाओ। और ये वाला ऑप्शन कह रहा है उंगली रख के पढ़ लो। उंगली वही रख के पढ़ते हैं जिनके अंदर क्या होता है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। चलो आगे चलते हैं। 10वें नंबर का प्रश्न अच्छा प्रश्न है, देखिएगा। यहां पर शब्दाह कुछ शब्द हैं, जैसे आपके शीतलम पेयम, शीतल पेयजल। शीतलम पेय मतलब शीतल पेयजल। इसके बाद क्या कह रहा है? भार आधिक्यम, अधिक भार। इसके बाद क्या कह रहा है? अधिक भार। इसके बाद क्या कह रहा है? मान मर्दनम, मान मर्यादा का मतलब यहां पर इसका मतलब है मान मर्यादा से है ना, मान मर्यादा से है, ठीक है। और यहां पर कह रहा है शील भंगम, शील भंग। और यहां पर कह रहा है कोमल गात्रम, कोमल गात्रम का मतलब यहां पर किससे भैया? कोमल गान से है। कोमल गात्रम का मतलब कोमल गान से है ना। इति कस्य उदाहरणम संति, ये सब किसके आपके उदाहरण है? समझिएगा। शब्द जैसे शीतल पेय, शीतल मतलब होता है ठंडा, बोलेंगे शीतल मीन्स होता है ठंडा, और पेय मीन्स होता है जल, है ना। तो कह रहा है कि ठंडा जल, अधिक भार, महान मर्यादा, शील भंग, कोमल गान, इन ये सब किसके उदाहरण है ना। कह रहा है कि फिर शब्द कोश अनुसारेण, शब्द कोश के अनुसार, शब्द कोश के अनुसार, इमाह ये सब शब्दावली, शब्दावली दो अधिक शब्दानाम, दो से अधिक। यहां पर अगर आप देखोगे तो द्वि अधिक है, इसका मतलब क्या है? द्वि प्लस अधिक शब्दानाम है। क्या है? द्वि प्लस अधिक प्लस शब्दानाम है ना। अर्थात दो से अधिक शब्दों को शामिल करता है। तो यह क्या है? जैसे आप लोग कुछ शब्द होता है ना, जैसे मैं कहता हूं क्या? ठंडी हवा, जैसे मैं कह दूं ठंडी हवा, है ना, या फिर गर्म हवा, या फिर आपका गर्म हवा। तो भैया ये हवा की विशेषता है, हवा या तो ठंडी होगी या फिर गर्म होगी, है ना। इसी के साथ अगर मैं कह दूं ठंडा, ओ ठंडा सूरज, सॉरी, मैं अगर कह दूं गर्म सूर्य, है ना, गर्म सूर्य, तो भैया यहां पर सूर्य की विशेषता ही क्या है? गर्म है ना। तो वही कह रहा है कि ठंडी हवा, गर्म हवा, गर्म सूर्य, ये सब इसकी विशेषता। जैसे गान, गाना हमेशा कोमल होते हैं। मान मर्यादा, भार, भार हमेशा क्या होगा? अधिक भार होगा। शीतल जल, तो ये सब कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे आपके दो वर्ड जैसे होता नहीं, मैं आपके बिना अधूरा हूं, मैं आपके बिना क्या हूं? अधूरा हूं। तो उसी की बात कर रहा है, क्या? उसी की बात कर रहा है। तो ये सब किसके? सह संबंधम। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा पहला ही हो जाएगा, राइट ऑप्शन पहला। कुछ दो शब्द आपस में संबंधता को दिखाते हैं कि उसके बिना वो सब क्या माने जाते हैं? उसके बिना वो सब आपके अधूरे माने जाते हैं। उन सब के बिना ये सब क्या माने जाते हैं साथी? तो इन सब के बिना वो सब अधूरे माने जाते हैं। अतिशयोक्ति में क्या होगा? हाइपरबोल इंग्लिश में बोलते हैं। अतिशयोक्ति आपका दो शब्द से मिलकर बना है। कौन कौन सा? अतिशय प्लस उक्ति,
कौन कौन से भैया? अतिशय प्लस उक्ति। अतिशय मीन्स क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर। अतिशय प्लस उक्ति। अतिशय मीन्स क्या होता है? अतिशय मीन्स होता है बढ़ा चढ़ाकर, है ना। और कहा गया, और उक्ति मीन्स क्या होता है? कथन। उक्ति मीन्स क्या होता है? कथन। तो जब बढ़ा चढ़ाकर जिस कथन को कहा जाए, यहां पर यह भी गलत है। विरोधाभास का मतलब क्या होगा? अब देखिएगा, विरोधाभास आपस में दो शब्द, आपस में दो शब्द, आपस में दो शब्द विलोमीयता को, आपस में दो शब्द किसको भैया? तो आपस में दो शब्द विलोमीयता को, आपस में दो शब्द किसको दिखाते हैं? तो भैया विलोमीयता को दर्शाते हैं या फिर विलोमीयता को दिखाते हैं। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा? ये अपने आप में हो जाएगा गलत। ये अपने आप में क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि यहां पर विलोमीयता नहीं है, यहां तो सार्थक शब्द है। देखो यहां पर सार्थक शब्द है। संप्रेषण मीन्स होता है विचारों का आदान प्रदान करना, यहां पर विचारों का आदान प्रदान भी नहीं किया जा रहा है। तो बचेगा राइट ऑप्शन हमारा ए बचेगा। कुछ इसे हम क्या बोलते हैं? कोलोकेशन बोलते हैं। विरोधाभास और सहसंबंध आपस में अपोजिट होते हैं। विरोधाभास में जो दो शब्द दिखाए जाएंगे वो आपस में अपोजिटिविटी को दिखाते हैं, और सहसंबंध में जो दिखाते हैं वो आपस में संबंधता को दिखाते हैं। इसके भी इसका मतलब है हम आपके बिना क्या है? अधूरे हैं। तो सहसंबंध मतलब कोलोकेशन, राइट ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। वैसे भी आपको सिंपल सा समझना था। यहां पर एक शब्द लिखा गया सार्थक सम्मिलित, तो यहां पर सार्थक सम्मिलित तभी तो होगा जब वो आपस में साथ रह के संबंध को दिखाएगा, है ना। अगर संबंध को विच्छेदित करेगा तो विरोधाभास को दिखाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। 11 नंबर के प्रश्न को साथ ही देखते हैं। चलिए बताइए बताइए। चलो 11 नंबर का प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इत्यस्मिन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो आपकी कोरियाई भाषा है, कोरिया में जो बोली जाती है ना, जापानीज जो आपकी जापान में बोली जाती है, थाई जो आपकी थाईलैंड में बोली जाती है, फ्रेंच जो आपकी फ्रांस में बोली जाती है, जर्मन जो आपकी जर्मनी में बोली जाती है, स्पेनिश जो आपकी स्पेन में बोली जाती है, पुर्तगीज जो आपकी पुर्तगाल में बोली जाती है, रूसी जो आपकी रूस में बोली जाती है, इन सब भाषाओं का अध्ययन किस रूप में है? इन सब भाषाओं का अध्ययन किस रूप में है? पहला ऑप्शन क्या है? भाषा नियम अंतर्गतम, भाषा नियम के अंतर्गत। सेकंड ऑप्शन अतिरिक्त भाषा रूपेण, अतिरिक्त भाषा के रूप में। तीसरा ऑप्शन क्या कर रहा है? व्यावसायिक पाठ्यक्रम अंतर्गतम, व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत। डी ऑप्शन योग्यता विकासार्थम, योग्यता के विकास के लिए। योग्यता विकासार्थम का मतलब यहां पर किससे है? योग्यता के विकास के लिए, ठीक ना। अब देखिएगा यहां पर सिंपल सा है, मैंने ही आपको बताया था जो आपका द्वितीयक स्तर है ना, जो आपका द्वितीयक या फिर इसे ही बोलते हैं उच्च माध्यमिक स्तर, जो आपका द्वितीयक या फिर उच्च माध्यमिक स्तर है ना। आपके 4 स्तर होते हैं, उसमें जो चौथा स्तर है वो द्वितीय के उच्च माध्यमिक स्तर, है ना। उसके अनुसार अगर हम बात कर लें तो समस्त विदेशी भाषाओं का अध्ययन, समस्त विदेशी भाषाओं का अध्ययन, बोलोगे समस्त विदेशी भाषाओं का अध्ययन। आज मैंने एनईपी की क्लास ली, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। आज की एनईपी क्लास आप लोग जरूर देख लीजिएगा। समस्त विदेशी भाषाओं का अध्ययन अतिरिक्त एवं वैकल्पिक रूप में किया गया है। किस रूप में भैया? तो याद रखिएगा, अतिरिक्त एवं वैकल्पिक रूप में किया गया है। अतिरिक्त एवं वैकल्पिक रूप में किया गया, बल्कि इसी का नहीं, मैंने लिखवाया था सेकेंडरी स्टेज में, आपका द्वितीयक या उच्च माध्यमिक स्तर में जितने भी आपके विदेशी भाषाएं हैं या फिर जितने भी आपके प्राचीन सांस्कृतिक भाषाएं हैं, उन सब का अध्ययन किसके रूप में? अतिरिक्त भाषा के रूप में, अतिरिक्त भाषा के रूप में या फिर वैकल्पिक भाषा के रूप में, या फिर वैकल्पिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। अनिवार्य भाषा के रूप में केवल एकमात्र है, कौन सा? तो आपका कौन सा भैया? अतिरिक्त अनिवार्य भाषा के रूप में मातृभाषा। अगर आपसे क्वेश्चन बने एग्जाम में एनईपी 2020 के अनुसार,
अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बने एनईपी 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत कब से की गई है, एनईपी 2020 के अनुसार बोलोगे, एनईपी 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत, एनईपी 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत कब से की गई है, तो ये आपकी कक्षा 6 से की गई थी। कब से की गई थी साथी, तो ये आपका कक्षा 6 से की गई थी, इसको आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा 6 से आपकी व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की गई थी, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर का प्रश्न क्या है, बिल्कुल चलो आगे चलते 12 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न के निम्न प्रकार किम कथ्यते, क्या कहलाते हैं। अब यहां पर यहां से यहां तक प्रश्न दिया है ना, और कह रहा है कि यह प्रश्न का प्रकार कौन सा है। प्रश्न का निम्न प्रकार, नीचे लिखा गया प्रकार किम कथ्यते, क्या कहलाएगा। मन्नताम, मन्नताम मीन्स होता है मान लो, है ना। मन्नताम मीन्स क्या होता है, मान लो। तो कह रहा है कि मान लो, है ना। यत मीन्स होता है कि, है ना। कथायाम, कथा में, एक कहानी में, तम आप, पुत्र असि, एक पुत्र हो, एक क्या हो, पुत्र हो। फिर करे दिनांते, दिन धन अंते, आपका दो शब्द मिलकर बना है, दिनांते दिन धन अंते, अर्थात दिन के अंत में, स्वभावना, अपनी भावना को, अपने विचारों को, स्व पुस्तिकायाम, अपनी पुस्तिका में लिखो। तो ये किस प्रकार का प्रश्न होगा। पहला ऑप्शन क्या है, वर्णनात्मकम लेखन, वर्णनात्मकम लेखन डिस्क्रिप्टिव। सेकंड ऑप्शन है बहिर्वेशनात्मकम लेखनम, बहिर्वेशनात्मक लेखन। तीसरा ऑप्शन है आत्मकथात्मकम लेखन, आत्मकथा लेखन। एंड डी ऑप्शन रचनात्मकम लेखन, रचनात्मक लेखन। यहां पर आपको मैं एक चीज लिखवा दूं, कल्पना या मान करके पर, मान कर आधारित प्रश्न, मान कर पर आधारित प्रश्न, बोलो कल्पना या मान कर पर आधारित प्रश्न, कल्पना या मान कर पर आधारित प्रश्न। बहिर्वेशनात्मक, कौन सा, तो याद रखिएगा बहिर्वेशनात्मक, एक्स्ट्रापोलेटिव, बहिर्वेशनात्मक प्रश्न, बहिर्वेशनात्मक प्रश्न जिसे हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन कहलाते हैं। तो आप दो चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर आपको क्वेश्चन में मिल जाए मन्यताम मतलब मान लो, आपको क्वेश्चन में मिल जाए कल्पयतु कल्पना कर लो, जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कल्पना कर लो आप जंगल में एक शेर हो, ऐसा विचार करके, ऐसा अनुभव करके आप एक क्या लिखो, कहानी लिखो। वास्तव में आप शेर हो क्या, नहीं हो ना, केवल कल्पना आपसे करवाई जा रही है। तो जब कल्पना आपसे करवाई जा रही है तो ये सब प्रश्न आपके किस पे आ जाएंगे, बहिर्वेशनात्मक लेखन, अर्थात आप थोड़ा सा बाहर जो आपके अंदर नहीं है गुण उसको दिखाओ। वर्णनात्मकम लेखन तो वर्णन लेखन में आएगा। इसके बाद आत्मकथा लेखन तो जो तब आएगा जब हम अपनी कथा को ही लिख रहे होते हैं। वास्तव में कुछ लोग सोचेंगे कि बच्चा अपने भावना को लिख रहा है तो यहां पर आत्मकथा हो जाएगा, नहीं, आत्मकथा तो तब होता जब रियल में आप चीजों को लिखते, रियल में आप जो हैं आप रियल में लिखते तो आपका आत्मकथा होता, लेकिन आप वास्तव में नहीं हो। मनता मतलब मान लो, यहां पर आप वास्तव में किसी कहानी में पुत्र नहीं हो, बल्कि आपसे मनवाया जा रहा है जबरदस्ती कि आप पुत्र हो, ऐसा मान करके कुछ करो। तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, बहिर्वेशनात्मक। हमेशा ध्यान दीजिएगा, मन्यताम मिल जाए, कल्पयत मिल जाए, गेस मिल जाए, इंग्लिश में गेस, वो सब हमेशा बहिर्वेशनात्मक एक्स्ट्रापोलेटिव में आता है ना। 13 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, चलिए आगे चलते हैं। चलो 13 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। भाषा मूल्यांकन से प्रयोजनम अस्ति, भाषा मूल्यांकन का प्रयोजन है। प्रयोजन से शब्द कहीं मिल जाए तो इसका मतलब होता है उद्देश्य, इसका मतलब क्या होता है साथी, उद्देश्य। तो भाषा मूल्यांकन का प्रयोजन है, पहला ऑप्शन छात्राणाम उपलब्धि मापनम, छात्रों की उपलब्धि का मापन करना, मतलब कितना स्तर तक पहुंचा है, कितना हम और सिखाना है। बी ऑप्शन छात्राणाम छात्रों के
सौ कक्षायाम, अपनी कक्षा में स्थान निर्धारण करना, याद रखिएगा निर्धारण कहीं मिल जाए, है ना, निर्धारण कहीं मिल जाए, मानक कहीं मिल जाए, निर्धारण मानक, मानकीकरण कहीं मिल जाए, ये सब के सब आपके क्या हैं, निगेटिव पॉइंट है, अर्थात नकारात्मक है। कक्षा में फर्स्ट, इसका मतलब समझ रहे हो ना, इसका मतलब है फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड देना नहीं, गलत। हमें पता है कि पोजीशन का अब क्या किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है ना। पोजीशन का इसलिए विरोध किया जा रहा है क्योंकि जो बच्चा फर्स्ट आएगा और कुछ बच्चे तो सेकंड आएंगे और कुछ बच्चे थर्ड आएंगे। वास्तव में देखा जाए तीनों लोगों ने बेहतर किया है, वास्तव में देखा जाए तो तीनों लोगों ने बेहतर किया है, लेकिन अब क्यों इसका नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा साथी क्योंकि तीनों लोगों ने बेहतर किया है, और अब तीनों लोगों ने बेहतर किया लेकिन सबसे बेहतर एक किया है, इसके बाद इसके बाद भले ही सेकंड वाला बेहतर किया लेकिन इसके मन में कहीं ना कहीं रहेगा, अरे फर्स्ट वाला कैसे मुझसे आगे चला गया। इससे क्या होता है, द्वेष की भावना उत्पन्न होती है, नफरत की जलन की भावना उत्पन्न होती है। इसीलिए अब किसको बढ़ावा दिया जा रहा है, अब ग्रेडिंग सिस्टम को, किसको, अब ग्रेडिंग पैटर्न को, या फिर मैं कह लूं आपसे ग्रेडिंग सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रेडिंग सिस्टम मतलब जैसे जो बच्चा 95 से 99 के बीच लाएगा वो आपका किस में रहेगा, A1 में रहेगा या फिर A+ में रहेगा, ऐसे है ना। जो बच्चा 90 से 95 परसेंट लाएगा वो आपका A2 में रहेगा, इस तरीके से मैं कह रहा हूं, ठीक है ना, इस तरीके से। इसीलिए ग्रेडिंग सिस्टम को, अब यहां पर जब जिन बच्चों को A1 मिलेगा वो तो कंफर्म होंगे, चलो ठीक है। अब 95 वाले को भी A1 मिलेगा, 96 वाले को भी A1 मिलेगा, 97 वालों को भी मिलेगा, है ना। तो यहां से क्या होगा, अब यहां पर पता नहीं चल पाएगा कि कौन 95, कौन 96, कौन 97, मतलब 95-99 के बीच में हो तो आप A1 मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, तो इनडायरेक्टली ये क्या करता है, ग्रेडिंग सिस्टम क्या करता है, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो स्कोर को दिखाता नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, है ना। तीसरा क्या है, तेसाम, उनके संपूर्ण आया, संपूर्ण मतलब कंप्लीट, पूरे, संकलिताया और संकलन का उपलब्धि का मापन, एंड डी ऑप्शन, छात्राणाम, छात्रों की भाषा दक्षताया मापनम, भाषा दक्षता का मापन करना। तो यहां पर देखिएगा कौन सा राइट ऑप्शन होगा हमारा, कुछ लोग डी कह रहे हैं, कुछ लोग ए कह रहे हैं। याद रखिएगा या तो हमारा ए होगा या तो हमारा डी होगा, आप जिस ऑप्शन के साथ जाएंगे सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, लेकिन आई थिंक आपका सबसे बेहतर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए होगा, ठीक है ना। अब यहां पर देखोगे विषय निष्ठ भाषा निवेशा इति किम अस्ति, कह रहा है कि विषय निष्ठ भाषा निवेश क्या है ना। विषय निष्ठ भाषा निवेश अर्थात वो आपसे कंटेंट के बारे में पूछना चाह रहा है, अर्थात वो आपसे कंटेंट के बारे में पूछना चाह रहा है, ठीक है ना। विषय निष्ठ भाषा निवेशा क्या है, विषय निष्ठ भाषा निवेश क्या है, पहला ऑप्शन भाषा प्रयोग केंद्रिता निवेशा, भाषा प्रयोग केंद्रित निवेश, बी ऑप्शन शब्द संग्रह उच्चारण व्याकरण आदाया। देखिएगा मैं आपको इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, यहां पर केवल इतना ही हमारा मतलब है कि विषय निष्ठ भाषा निवेश, जैसे आप कहते हो ना कि वो सर कंटेंट कम देते हैं, वो कंटेंट कम देते हैं, वो कंटेंट ज्यादा देते हैं, अर्थात यहां पर विषय निष्ठ भाषा निवेश अर्थात एक ऐसा कंटेंट जिसमें किसका निवेश है, जिसमें किसका आवेश है, जिसमें किसका समावेशन है, सूचना का है ना, अर्थात यहां पर इंफॉर्मेशन है बहुत। मैं यहां पर इंग्लिश में क्या कह सकता हूं, इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड, या फिर मैं कह लूं आपसे इंफॉर्मेशन सेंटर्ड, क्या भैया, इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड कह लूं या फिर इंफॉर्मेशन सेंटर्ड कह लूं। तो यहां पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ हो जाएगा। क्लियर, चलो जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है ना। सभी लोगों को बताइए कि सिद्धार्थ सर का अब सारी क्लासेस आपको कहाँ मिलने लगेंगी, अब केवल एकमात्र प्लेटफॉर्म है संस्कृत बाय सिद्धार्थ सर, आपको यहीं पर ही मिलेंगी, ठीक ना। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिएगा हम ग्रामर पैटर्न पर आएंगे। आनीय इत्यस्य पदस्य निर्वचनम कथम भवति, जो मुझसे ग्रामर पढ़े होंगे वो तो आसानी से कर ले जाएंगे। कैसे, आनीय पद का आपका निर्वचन करना है। यहां पर निर्वचन का मतलब यहां पे आपको उपसर्ग ही बताना है, उपसर्ग कौन सा है
और यहाँ पर आपको धातु भी बताना है, धातु कौन सा है, और यहाँ पर आपको एक वर्ण के रूप में इसको बताना है ना। और यहाँ पे आपको प्रत्यय भी बताना है, कौन सा आपका प्रत्यय भी बताना है। क्या आपके सामने शब्द है आनीय, आपके सामने शब्द कौन सा है साथी, आनीय शब्द है। कौन सा, आनीय शब्द है। तो आनीय शब्द में आपको क्या मिल जाएगा, एक बात आप ध्यान दो, आनीय में आपको क्या, अक्त्वा तो नहीं होगा, क्योंकि अक्त्वा में क्या आता है, तो अक्त्वा में आता भैया क्रिया या धातु के बाद त्वा आता है, क्रिया या धातु के बाद त्वा आता है, तब आपका कौन सा प्रत्यय हो जाता है, अक्त्वा प्रत्यय। जैसे पठित्वा, लिखित्वा, हसित्वा, इस तरीके से, ठीक ना, ये नहीं होगा। अब देखिए आनीय में अगर हम बात कर लें तो आनीय में हमें क्या दिखेगा, तो आनीय में आ है, आ क्या है, तो आ यहां पर भैया है उपसर्ग, आनीय में आ क्या है, तो आ है उपसर्ग, है ना। नी क्या है, तो नी यहां पर है धातु, बोलेंगे नी यहां पर क्या है, धातु। और आपको या मिलेगा, और या क्या है, तो या एक वर्ण के रूप में है, या एक वर्ण के रूप में है। तो मैंने यही तो बताया, जब आपका उपसर्ग प्लस धातु प्लस वर्ण का कॉन्सेप्ट बने तो आपका कौन सा हो जाता है, तो आपका कौन सा, तो आपका लेप प्रत्यय होता है। क्यों, क्योंकि आपको मालूम होगा लेप प्रत्यय में ला का और पा का लोप हो जाता है और बचता है या, तो या यहां पर बचा है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, आनीय। और मैंने एक चीज बताया था, लेप प्रत्यय का अर्थ, या फिर मैं यहां पर लिख दूं, लेप प्रत्यय से बने शब्द अव्यय शब्द होते हैं। लेप प्रत्यय से बने शब्द कैसे शब्द होते हैं साथी, तो लेप प्रत्यय से बने शब्द अव्यय शब्द होते हैं। बोलेंगे लेप प्रत्यय से बने शब्द कैसे शब्द होते हैं, तो लेप प्रत्यय से बने शब्द अव्यय शब्द होते हैं, है ना। हाँ, और एक चीज आपको, लेप प्रत्यय से बने, लेप प्रत्यय का अर्थ किसके सेंस में होता है, तो करके के सेंस में होता है। लेप प्रत्यय का अर्थ किसके सेंस में होता है, तो कर के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में, तो कर के अर्थ में होता है, कर के अर्थ में होता है, ठीक है ना। तो यहां पर आनीय मतलब होगा क्या, तो आनीय मतलब लाकर, आनीय मतलब लाकर। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सेकंड, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड हो जाएगा। ओके, कोई नहीं, मैं आपको सब कुछ करा दूंगा, ठीक है ना। मैं आपको हिंदी भी करवा दूंगा, सीडीपी भी करवा दूंगा, ईवीएस भी करवा दूंगा, मतलब आपका कोई भी सब्जेक्ट आपका छूटेगा नहीं, ठीक है भैया, चिंता मत करिए आप। राइट ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। आ यहां पर धातु था, नी यहां पर आ उपसर्ग था, नी धातु था, और या एक वर्ण के रूप में था, तुरंत हमने कहा कि लेप प्रत्यय। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो अब जब आपका उपसर्ग प्लस धातु प्लस या का कॉन्सेप्ट बने तो उसमें लेप प्रत्यय होता है। जैसे आपका संपट है, सम धातु है, सम उपसर्ग है, पठ धातु है, और या एक वर्ण के रूप में है, तो सम उपसर्ग पठ धातु या उपसर्ग या एक वर्ण के रूप में है, तुरंत आपका लेप प्रत्यय हो जाएगा, है ना। जैसे बिहस, बी क्या है, उपसर्ग है, हस क्या है, धातु है, और या एक वर्ण के रूप में, तुरंत हम कहेंगे सर यहां पर लेप प्रत्यय, है ना। चलो आगे 16 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निर्धारित, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निर्धारित करता है, पहला ऑप्शन 10वीं कक्षा पर्यंतम, 10वीं कक्षा तक, पर्यंतम मीन्स होता है तक, 10वीं कक्षा तक शिक्षण माध्यमम, शिक्षण का माध्यम मातृभाषा स्यात्, स्यात् मीन्स होता है होना चाहिए, स्यात् मीन्स क्या होता है, होना चाहिए, मातृभाषा होना चाहिए। एक चीज मैंने लिखवाई थी, कक्षा 5 तक, कक्षा 5 तक अनिवार्य रूप से, कक्षा 5 तक अनिवार्य रूप से मातृभाषा में शिक्षा, कक्षा 5 तक अनिवार्य रूप से मातृभाषा में शिक्षा देना है, तथा कोशिश करनी है यथासंभव, यथासंभव अगर संभव हो सके तो यथासंभव कक्षा 8 तक, मतलब 5 तक कंपलसरी है और 8 तक अगर कोशिश हो जाए तो बेस्ट हो जाए, है ना। तो यहाँ पर 10वीं की बात कर रहे हैं, 10वीं तक तो भैया बोला ही नहीं गया, 8वीं तक बोला गया। बी विद्यालय, विद्यालय में प्रारंभिक वर्षेभ्य, प्रारंभिक वर्ष से अर्थात स्टार्टिंग ईयर से ही, प्रारंभिक वर्षेभ्य, प्रारंभिक वर्ष से 10वीं कक्षा पर्यंतम, 10वीं कक्षा तक, ठीक ना, शिक्षण माध्यमम, शिक्षण का माध्यमम आंग्ल भाषा स्यात्, अंग्रेजी भाषा होना चाहिए, गलत।
हाँ, अगर 10वीं कक्षा बोले होते तो मैं मान सकता था, लेकिन स्टार्टिंग से ही कह रहा है, प्रारंभिक वर्ष से ही। यहां पर क्या कह रहा है कि प्रारंभिक वर्ष से ही 10वीं कक्षा तक, तो ये बात आपकी हो जाएगी गलत, ये वाली बात हो जाएगी गलत। बाकी सी क्या कह रहा है, शिक्षण माध्यमस, शिक्षण माध्यम का, निर्धारण, राज्यस राज्य के, पित्रोश्च पितृ के मतलब पिता के, राज्य के और पिता के, इच्छानुसार भवितव्यम होना चाहिए, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। शिक्षण का माध्यम क्या राज्य निर्धारित करेगा क्या, क्या पिता माता पिता निर्धारित करेंगे क्या, नहीं। डी ऑप्शन क्या है, क्या कह रहा है, न्यूनतमम कम से कम, न्यूनतमम कम से कम, अष्टमी कक्षा पर्यंतम, 8वीं कक्षा तक, अष्टमी कक्षा पर्यंतम मतलब 8वीं कक्षा तक। शिक्षण माध्यमम, शिक्षण का माध्यम, मातृभाषा, मातृभाषा व और गृहभाषा भवेत होना चाहिए। राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा हमारा, 4th हो जाएगा, क्योंकि न्यूनतम कम से कम, अधिकतम आप चाहे जितना कर सकते हो, अधिकतम आप चाहे जितना कर सकते हो, लेकिन न्यूनतम आपको 8वीं तक, समझिएगा मेरी बात को। कक्षा 5 तक तो अनिवार्य रूप से, और यथासंभव अगर आ जाए तो कक्षा 8 तक, या न्यूनतम आ जाए तो 8वीं कक्षा तक। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 4th हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी फॉर दिल्ली विल बी राइट ऑप्शन। ओके, चलो ठीक है ना। और मैं आपको बात बता दूं, यहां पर स्यात् का मतलब क्या था, होना चाहिए। यहां पर स्यात् का मतलब होना चाहिए। यहां पर भवितव्यम में, यहां देखो भवितव्यम में अगर हम बात कर लें तो इसमें तब्यत प्रत्यय है ना, और जो इसमें आपका तब्यत प्रत्यय होता है वो चाहिए के अर्थ में होता है, वो चाहिए। भवेत, भवेत में आपका विधिलिंग लकार है, जैसे आप कहते हो पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेयो पठेम, उसी प्रकार से वो भी बना है, भवेत भवेताम भवेयु, इस तरीके से। तो विधिलिंग लकार होता है जिसे हम लिंग लकार भी बोलते हैं, वो आपका चाहिए के अर्थ में अर्थ देता है। किसके अर्थ में, चाहिए के अर्थ में। तो यहाँ पर भवेत का मतलब क्या हो जाएगा, चाहिए से हो जाएगा, मतलब सबका मतलब चाहिए से। राइट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, सब प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम से लिए गए हैं। परितोषयामि इत्यस्य शब्दस्य को अर्था, अर्थात आपसे पूछ रहा है परितोषयामि इस शब्द का को अर्थ कौन सा अर्थ है। क्या कर रहा है, परितोषयामि इत्यस्य शब्दस्य को अर्थ, परितोषयामि शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है ना। यहां पर गच्छामि होगा क्या, यहां पर गच्छामि थोड़ा सा सही करेंगे इसको साथी, इसको गच्छामि करेंगे, गच्छामि। सेकंड ऑप्शन है प्रसादयामि, थर्ड ऑप्शन है वास्यामि, फोर्थ ऑप्शन है तिष्ठामि। बताएगा, अगर हम सब में देखें, सब में देखें, ठीक है ना, तो यहां पर वास्यामि मीन्स होता है निवास करना, है ना, निवास करना, है ना। ये आपका वस धातु से बना है, ये आपका वस धातु से बना है। तिष्ठामि, तिष्ठामि मीन्स होता है बैठना, बैठना, ये आपका स्था धातु से बना है, ये आपका स्था धातु से बना है। गच्छामि ये आपका गम धातु से बना है, कौन से, गम धातु से बना है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए वाला, प्रसादयामि। अर्थात परितोषयामि का मतलब होता है प्रसाद वितरित करना, क्या करना, प्रसाद वितरित करना, ठीक है। और इन सब में अगर हम बात कर लें, चारों में अगर बात कर लें, तो चारों में क्या है, तो याद रखना चारों में ही लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है ना। हाँ, जैसे आप कहते हो पठति पठता पठन्ति पठसि पठता पठत पठामि, तो ऐसे गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसि गच्छता गच्छत गच्छामि, तिष्ठामि वास्यामि प्रसादयामि, है ना। चलो 18 नंबर का प्रश्न है रोमिला वाला, अच्छा प्रश्न है, देखिएगा एग्जाम में आपके पूछा गया था। कह रहा है कि रोमिला देवी 100 सखु अपने मित्र के लिए, या फिर 100 सखु अपने मित्र के लिए शर्करा स्तरम, शर्करा के स्तर को, ज्ञातुम, ज्ञातुम में आपका कौन सा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है, क्योंकि लास्ट में तुम लगा है, और जब तुमुन प्रत्यय है तो के लिए के सेंस में अर्थ देगा। तो वही कह शर्करा स्तर को जानने के लिए, शर्करा स्तर को जानने के लिए 100 सखी नाम अपने सखी के, 100 सखी नाम अपने सखी के समक्षम, समक्षम मीन्स होता है सामने, अपने सखी के सामने, तस्याह उसके,
चिकित्सकीय विवरणम मतलब चिकित्सीय विवरण को अर्थात चिकित्सा रिपोर्ट को पठति पढ़ता है, सा वह, सौ पठने अपने पढ़ने में, किम करोति क्या कर रही है, पर्यायलोकनम स्कैनिंग कर रही क्या, विहंगावलोकनम स्किमिंग मतलब सरसरी निगाह से पढ़ रही है क्या, समग्र ज्ञानार्थम पठनम कह रहा है कि समग्र ज्ञान के लिए पढ़ रही है। अच्छा बताओ, अच्छा एक बात बताओ, ये जो चिकित्सीय विवरण पढ़ रही है, विवरण का मतलब यहाँ पर रिपोर्ट से है, विवरण का मतलब यहाँ पर किससे है, रिपोर्ट से है, तो क्या एक ज्ञान के लिए पढ़ रही है क्या, समग्र ज्ञान के लिए पढ़ रही है क्या, नहीं, विश्लेषण कर रही है क्या, नहीं। अब देखिएगा पर्यायलोकनम, इसको हम कहते हैं इसके कितने नाम हैं ध्यान दीजिएगा, आंतरिक पठन, इसको हम आंतरिक पठन कहते हैं, इसको हम गहन पठन कहते हैं, और इसी को हम बोलते हैं क्रम बीछड़म, इसी को बोलते हैं क्रम बीछड़म। अर्थात जब आप किसी चीज को पढ़ने के लिए सीरियस हो जाते हो, आप कहते हो नहीं सर हम एक शब्द भी नहीं छोड़ेंगे, एक लाइन भी नहीं छोड़ेंगे, एक वाक्य भी नहीं छोड़ेंगे, और है ना, और विहंगावलोकनम को क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं विहंगम दृष्टिपाता, इसको क्या बोलेंगे, विहंगम दृष्टिपाता, क्या बोलेंगे, विहंगम दृष्टिपाता, या फिर इसी को बोलते हैं द्रुत पठनम, इसी को हम बोलते हैं द्रुत पठनम, बोलो विहंगम दृष्टिपाता बोलेंगे या फिर इसी को हम द्रुत पठनम बोलेंगे, ठीक है ना। हाँ, और हम देखें तो इसे हम बोलते हैं सरसरी निगाह से पढ़ना, सरसरी निगाह से पढ़ना, है ना। हाँ, इसी को हम कहते हैं बाह्य पठन, ऊपर ऊपर पढ़ना, इसी को हम कहते हैं ऊपर ऊपर पढ़ना, इसी को हम कहते हैं ऊपर ऊपर पढ़ना, क्योंकि देखो यहां से नाम से स्पष्ट है सारी चीजें। विहंगम अवलोकनम, विहंगम मीन्स होता है कि चारों तरफ, समझिएगा ये आपका दो शब्द से मिलके बना है, विहंगम प्लस अवलोकनम, विहंगम प्लस अवलोकनम, अर्थात चारों तरफ देखना, अर्थात भैया चारों तरफ देखना, वहीं से आपका विहंगम दृष्टिपाता भी बना है। विहंगम दृष्टिपाता मतलब विहंगम मीन्स चारों ओर, दृष्टि मीन्स दृष्टि, है ना, नजर, और पाता मीन्स डालना, अर्थात चारों तरफ दृष्टि डालना, है ना। अब आप इसको किस लिए पढ़ते हो, आप इसको मनोरंजन के लिए पढ़ते हो, बोलोगे आप इसको किस लिए पढ़ते हो साथी, तो आप इसको मनोरंजन के लिए पढ़ते हो, आप इसको किस लिए पढ़ते हो, तो आप इसको मनोरंजन के लिए पढ़ते हो, बोलो यस, है ना। इसके साथ साथ आप जब समाचार पत्र वगैरह पढ़ना होता है तो आप विहंगावलोकनम करते हो, फिर विहंगम दृष्टिपात ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हो। और याद रखिए इसको अगर हम कह लें, इसमें क्या होता है, कम समय में ज्यादा पढ़ लिया जाता है। जैसे आप समाचार पत्र की क्या पढ़ लेते हो, हेडलाइंस पढ़ लेते हो, हेडलाइंस को पढ़ने में कम समय लगा लेकिन आपने ज्यादा पाया, है ना, तो कम समय में ज्यादा पढ़ा, कम समय में ज्यादा पढ़ना, बोलो कम समय में क्या करना भैया, तो कम समय में ज्यादा पढ़ना। इसके अलावा अगर हम आपसे बात कर लें तो कम समय में ज्यादा पढ़ने के साथ साथ क्या होगा, हाँ निष्कर्ष के लिए पढ़ना, निचोड़ के लिए पढ़ना, सारांश के लिए पढ़ना, सारांश मतलब सार का अंश, सारांश के लिए पढ़ना, है ना। तो ये सब आपका विहंगम अवलोकनम होगा, ये सब आपका विहंगम अवलोकनम होगा। चलो, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर स्कैनिंग, न्यूज़पेपर स्कैमिंग करते हो क्या ना, स्कीमिंग करते हो, है ना, ऊपर ऊपर से पढ़ते हो, है ना। स्कैनिंग तो आपका इंटेंसिव रीडिंग में आएगा, आंतरिक पठन में आएगा। मैं आपको बताऊं कैसे याद कर लो, स्कैनिंग आपको जब स्कैन किया जाता है तो क्यों स्कैन किया जाता है, जैसे आप सीटेट का एग्जाम देने जाओगे 14 दिसंबर को तो आपको स्कैन किया जाएगा, क्यों, क्योंकि आप अपने पॉकेट के अंदर कोई ऐसी सामग्री नहीं रखे हो जो आपको हेल्प करे एग्जाम में। तो यहां पर ये सीरियस मैटर है,
यहाँ पर सीरियस मैटर है, तो राइट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा ये। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि अगर भोजन पकाने की विधि को हम पढ़ रहे हैं, तो भोजन पकाने की विधि आपका किस में आएगा? स्कैनिंग में आएगा, पर्यालोकनम में आएगा। क्रम विचरण मतलब एक एक क्रम को पढ़ना, है ना। गहन पठन मतलब आंतरिक पठन करना, एक एक शब्दों को पढ़ना। इसलिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा, है ना, ए हो जाएगा। चलो, पितरौ इत्यस्मिन् पदे का समासा, पितरौ पद में आपका कौन सा समास है? पहला ऑप्शन तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। याद रखना, अगर आपसे सुपर टेट का एक क्वेश्चन है, आपसे अगर पूछे कि पीतांबरा में अगर आपसे पूछे समास, तो आप कह देना पीतांबरा में कर्मधारय समास। लेकिन अगर आपसे एक मिनट, पीतांबरम में अगर आपसे पूछे समास, पीतांबरम में, तो आप कह देना कर्मधारय समास। लेकिन अगर आपसे पूछे पीतांबरः में समास, है ना, पीतांबरः में समास, तो आप बोलिएगा सर पीतांबरः में कौन सा समास है? तो पीतांबरः में बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है साथी? बहुब्रीहि समास है, ठीक है ना। और इसके बाद पितरौ में बात कर लें, तो इसका अगर हम कहना चाहें तो ये आपका संधि समास विग्रह क्या होगा? माता चा पिता चा, माता चा पिता चा। तो यहां पर चा आ गया ना, अर्थात माता और पिता। राइट ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। और यहां पर अगर पूछा जाए कौन सा द्वंद्व समास था, अगर आपसे पूछे कौन सा द्वंद्व समास था, बोलो, अगर आपसे पूछा जाए कौन सा द्वंद्व समास था, तो एक शेष द्वंद्व समास था। एक शेष द्वंद्व समास मतलब पितरों में हमें ऐसा फील हो रहा है कि पिता ही केवल बच रहे हैं, बट वास्तव में जब उसका समास विग्रह कहते हो तो माता जी भी निकल के आते हैं और पिताजी भी निकल के आती हैं। अर्थात माता चा पिता चा, है ना, समझ रहे हो नहीं? माता चा पिता चा अर्थात माता और पिता दोनों लोग निकल के आ रही हैं। लेकिन जैसे उसको हम समास में मतलब एक संक्षिप्त रूप बना रहे हैं, छोटा रूप, तो वो क्या दे रहा है? पितरौ दे रहा है। वो क्या दे रहा है अपने आप में? पितरौ। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? द्वंद्व समास हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या अलग पठन वाला क्यों मेरा सर्कल? चलो कोई नहीं, ठीक ना। इतने वर्ड हैं, इतने वर्ड अगर आप याद कर लोगे ना तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना, कभी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोग को इतना जान लो, स्किमिंग मतलब ऊपर ऊपर पढ़ना, और स्कैनिंग मीन्स अंदर जाके पढ़ना, डीपली पढ़ना। ये डीपली पढ़ने को बताता है। अब देखो, अभी मैंने बताया विहंगावलोकनम, हालांकि अब विहंगावलोकनम मतलब क्या होगा? सरसरी निगाह से पढ़ना, जल्दी जल्दी पढ़ना। अब जब जल्दी जल्दी पढ़ोगे भैया कम समय में लेगा और ज्यादा पढ़ लोगे। लेकिन ये क्या होता है? ये ज्यादा समय में कम पढ़ा जाता है, ज्यादा समय में एक कम पढ़ाता है। ज्यादा समय में क्या करता है भैया? ज्यादा समय में ये आपका कम पढ़ना होता है, ठीक है ना। चलो, हाँ, तो इसका क्या होगा? माता चा पिता चा। तो इसमें कौन सा द्वंद्व समास था? एक शेष द्वंद्व समास था। जब आप उसका संक्षिप्त रूप लेते हो, है ना, तो एक पद बचता है उसी, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास बोलते हैं। और द्वंद्व समास में आपके कौन से पद प्रधान होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। कौन सा? दोनों पद प्रधान होते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछे नीलोत्पलः में कौन सा समास है? नीलोत्पलः, तो याद रखिएगा नीलोत्पलः में साथी आपका है बहुव्रीहि समास। नीलोत्पलः में आपका कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। लेकिन अगर आपसे नीलोत्पलम में पूछ ले, बोलो, अगर आपसे नीलोत्पलम में पूछ ले, तो नीलोत्पलम में हमारा कौन सा समास हो जाएगा? तो नीलोत्पलम में हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। नीलोत्पलम में हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा? कर्मधारय समास हो जाएगा। क्लियर? तो नीलोत्पलः में बहुव्रीहि समास और नीलोत्पलम में हमारा कर्मधारय समास। कैसे याद करोगे? देखो, यहां पर मां है, यहां पर मां है, यहां पर मां आया है, यहां पर मां आया है। क्लियर? बहुव्रीहि में आपका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि इसमें तीसरा पद प्रधान होता है ना। इसमें आपका तीसरा पद प्रधान होता है। क्वेश्चन आता है कौन सा ऐसा समास जिसमें विशेषण विशेष का संबंध है? तो कर्मधारय समास में भैया पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष, अर्थात पहला उपमान दूसरा उपमेय, विशेषण प्लस विशेष का संबंध, है ना। चलो, अब देखियो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 20 नंबर का कह रहा है क्या? कोई दिक्कत? अब देखो, कह रहा है कि सया अवलिंबनौ इत्यत्र का संधि वर्तते।
सया अवलिंबनों में आपका संधि पूछ रहा है ना। पहला ऑप्शन है दीर्घ संधि, दूसरा यड़ संधि, तीसरा गुण, चौथा आपका वृद्धि। अब देखो सया अवलिंबनों में आपकी संधि जब पूछ रही है तो मैंने एक चीज बताई थी, मैंने एक चीज बताया था बीच में, मैंने एक चीज बताया था बीच में आपकी किसकी किसकी मात्रा आएगी, तो बीच में आपकी बड़ा की मात्रा आएगी, बीच में आपकी बड़ी की मात्रा आएगी, बीच में आपका बड़ा ऊ का मात्रा आएगा और बीच में ही आपका बड़ी री की मात्रा आएगी, है ना। तो आप हमेशा मान लीजिएगा कौन सी संधि हो जाएगी, मैक्सिमम टाइम में आपकी संधि हो जाएगी दीर्घ, है ना। तो यहां पे देखो बड़ा बीच में क्या रहा है बड़ा, तो दीर्घ संधि हो जाएगा। अगर हम इसी का संधि विच्छेद करने की कोशिश करें तो याद रखिएगा संधि विच्छेद हमें उस जगह से करना है जहां से दो सार्थक शब्द टूट रहे हों, जहां से दो सार्थक शब्द टूट रहे हों। साथी वृद्धि कैसे हो जाएगा, वृद्धि कैसे हो जाएगा, वृद्धि में तो बीच में आपका आता है ना अय और औ की मात्रा, ये तो लास्ट में आ रही है। और हमेशा ध्यान दीजिएगा तोड़ो यहां से जहां से सार्थकता दिखाए। अब देखो अब इसको अगर हम सार्थक शब्दों में तोड़ें, यही तो है ना आपका, पहले शब्द हम लिख लेते हैं, ठीक है ना, यही है। अब देखो अब यहां से आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, देखो यहां से, है ना। अब देखो यहां से हम तोड़ देते हैं, पहले आप लिख दो आराम से सया। अब देखो सय नहीं लिखना है क्योंकि सय लिखोगे, देखोगे सय लिखोगे फिर इसके बाद अवलिंबनव लिखोगे, सय प्लस अवलिंबनव अवलंबिनव। तो यहां पर आपको मालूम होगा, यहां पर आपको मालूम होगा यहां पे आ या से आपका स्वर बाहर आ जाएगा, आ और आ मिलके हमारा क्या बना देगा, बड़ा आ बना देगा। लेकिन याद रखिएगा यहां पे आपका वास्तव में सय, सय का कोई मतलब है, मैंने क्या बताया था, वहां से तोड़ो जहां सार्थकता दिखाए, तो यहां से आपको तोड़ना है। तो आपको सया शब्द होता है तो सया धन अवलिंबनव। अब देखो यहां का बड़ा आ और यहां का आ, यहां का बड़ा आ और यहां का आ मिला के क्या बना देगा, बड़ा आ की मात्रा, क्या बना देगा, बड़ा आ की मात्रा। और बड़ा आ की मात्रा आपकी कहां लग जाएगी, यहां पर लग जाएगी, तो यहां आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, क्या हो जाएगी साथी, दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है ना। चलो तो यहां पर क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। यड़ संधि का सूत्र क्या होता है, इको एड़ची। यड़ संधि का सूत्र क्या होता है, इको एड़ची, क्या होता है, इको एड़ची। गुण संधि का सूत्र क्या होता है, आद गुड़ा, क्या होता है, आद गुड़ा। वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है, वृद्धि रेच। ये आपका संज्ञा सूत्र है ना। हाँ अगर आपसे संज्ञा सूत्र पूछे, संज्ञा सूत्र नहीं संधि सूत्र है, ये आपका कौन सा सूत्र है, संधि सूत्र, है ना, संधि सूत्र। अगर आपसे संज्ञा सूत्र पूछे वृद्धि का, समझिएगा वृद्धि का अगर आपका संधि सूत्र संज्ञा सूत्र पूछे तो हो जाएगा वृद्धिरा दैच, वृद्धिरा दैच। अब अगर आपसे पूछे वृद्धि वर्ण कितने होते हैं, अब अगर आपसे पूछे कि वृद्धि वर्ण कितने होते हैं, तो वृद्धि वर्ण होते हैं तीन, वृद्धि वर्ण होते हैं तीन। एक तो आपका बड़ा बोलेंगे, एक आपका अय, एक आपका औ, एक आपका बड़ा आ, एक आपका बड़ा अय, एक आपका औ, है ना। और गुण का संधि सूत्र क्या होता है, आद गुड़ा। लेकिन अगर आपका गुण का आपका क्या पूछे, संज्ञा सूत्र पूछे, गुण का अगर आपका संज्ञा सूत्र पूछे तो आपका क्या हो जाएगा, अदेंग गुड़ा, क्या हो जाएगा, अदेंग गुड़ा, है ना। और अगर आपसे गुण वर्ण पूछ ले तो गुण वर्ण की संख्या भी तीन है ना, तीन है। कौन कौन सा, एक आपका आ हो जाएगा, एक आपका ए हो जाएगा, एक आपका ओ हो जाएगा। तो गुण वर्ण आ ए ओ, वृद्धि वर्ण बड़ा ए और ओ, ठीक है। चलो अकुरुताम, क्या कह रहा है, अकुरुताम इति क्रियापदे लकारम निर्देशनम कुरुत। कह रहा है कि अकुरुताम पद क्रियापद में कौन सा लकार है। लट लकार मीन्स क्या होता है, वर्तमान काल, वर्तमान काल। यहां पर लिट कर लीजिए आप लोग, नहीं यहां पर लंग कर लो, लंग, है ना। लंग लकार मीन्स होता है भूतकाल, भूतकाल। लोट लकार मीन्स होता है आज्ञा के अर्थ में, क्या होता है, आज्ञा के अर्थ में, आज्ञा के अर्थ में। और विधिलिंग लकार मतलब होता है चाहिए के अर्थ में, किसके अर्थ में साथी, चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में। अब देखो मैंने एक चीज बताई थी, जिसके मैक्सिमम या फिर अधिकतम,
अधिकतम जिसके शुरू में, अधिकतम जिसके शुरू में आ आए, अधिकतम जिसके शुरू में आ आए, वहां पर लंग लकार होता है, वहां पे लंग लकार होता है, या फिर मैं कह लूं भूतकाल होता है। ठीक है ना, तो यहां पे आपका लंग लकार हो जाएगा। जैसे आप कहते हो अपठत अपठताम, है ना, अपठत अपठताम। हाँ, अब से मैं इसी चैनल पर पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, संस्कृत बाई सिद्धार्थ सर। हाँ चलो, अब देखिए अकुरताम, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लंग लकार, अपठत अपठताम ना, लंग लकार, प्रथम पुरुष, कौन सा वचन, द्विवचन हो जाएगा, क्योंकि अपठत अपठताम कहते हो, तो ऐसे क्या हो जाएगा, अकुरत अकुरताम, अहसत अहस्ताम, इस तरीके से, है ना। चलो बी हो जाएगा लंग लकार। रुदती इति पदे का प्रत्यय प्रयुक्ता, रुदती पद में आपका कौन सा प्रत्यय है, सानच प्रत्यय, सक्त्व प्रत्यय, सत्र प्रत्यय, लप प्रत्यय। देखो आप ट्रिक से करो, आप ट्रिक करो। मैंने क्या बताया था, जब आपका क्रिया या धातु के बाद, जब क्रिया या धातु के बाद मानह आ जाए, या फिर माणह आ सकता है, या फिर आपका माना आ सकता है, या फिर आपका मानम आ सकता है, तो आपका कौन सा होता है, तो आपका सानच प्रत्यय होता है, जो कि यहां पर है नहीं, है ना। अक्त्वा में मैंने क्या बताया था, अक्त्वा में मैंने बताया था क्रिया या धातु के बाद त्वा आता है, क्रिया या धातु के बाद आपका त्वा आता है, तो आपका अक्त्वा प्रत्यय नहीं दिख रहा है ना। और लेप पे मैंने क्या बताया था, पहला पद आपका उपसर्ग होता है, दूसरा पद आपका क्या होता है, धातु होता है, और तीसरा पद एक या एक वर्ण होता है, लेप प्रत्यय नहीं होगा। सत्र प्रत्यय हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, सत्र प्रत्यय हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें मैंने क्या बताया था, क्रिया या धातु के अंत में क्या आता है, अन अंति अत, अन अंति अत, तो यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा अति आ रहा है ना, रुदंती यहां पर होना चाहिए था, खैर ठीक है ना। तो यहां पर देखो अंति आ रहा है, अंति, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सत्र प्रत्यय, है ना। जैसे अगर पूछता रुदन, सत्र प्रत्यय पुल्लिंग, रुदंती सत्र प्रत्यय स्त्रीलिंग, रुदत सत्र प्रत्यय नपुंसकलिंग, क्योंकि जो आपका ए है आपको तीनों लिंग में चलता है, पुल्लिंग में भी चलता है, स्त्रीलिंग में भी चलता है, और आपका नपुंसक लिंग में भी चलता है ना। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, जैसे हसन, अन आ रहा है ना, सत्र प्रत्यय पुल्लिंग, हसंती अंति आ रहा है ना, तो सत्र प्रत्यय स्त्रीलिंग, हसत सत्र प्रत्यय नपुंसकलिंग। ये है कॉन्सेप्ट आपका। अद्यत्ते, अद्यत्व मीन्स होता क्या है, आजकल, आजकल कह लो, चाहे आप कह लो इस समय, इस समय, तो कहे अद्यत्य, अद्यत्व इस पद का निर्देश करो, मतलब एक पद क्या है, क्रिया पद है, अव्यय पद है, संज्ञा पद है, विशेषण पद है। अब देखो मैंने एक चीज आपको बताई थी, समानता का नियम बताया था, समानता के नियम के अकॉर्डिंग जब तीन ऑप्शन आपस में समान, तो चौथा ऑप्शन ऑलरेडी सही हो जाता है। जैसे आप देखो क्रिया पद आपका क्या है, विकारी शब्द कहलाता है, संज्ञा पद भी आपका विकारी शब्द कहलाता है, और विशेषण भी आपका विकारी शब्द कहलाता है ना। तो यहां पर आपका अद्वितीय जो है ये आपका क्या हो जाएगा, अविकारी है, क्या है, अविकारी। और कौन सा विकारी है, बोलो कौन सा विकारी है, तो आप कहोगे सर यहां पर क्रिया विशेषण है, क्या है, क्रिया विशेषण है। और कौन सा क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, अव्यय पद हो जाएगा। और कौन सा अव्यय पद होगा, क्रिया विशेषण, कौन सा अव्यय पद हो जाएगा, तो यहां पर क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना, राइट ऑप्शन। अब कैसे आपने पता किया कि कालवाचक क्रिया विशेषण, तो कब लगा दो, मैंने बताया जब कब लगाते हो, तो यहां पर कब, कब जाओगे, आजकल में जाएंगे, है ना, कब आए, इसी समय आया, तो आपका कब से आंसर मिलता है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण होता है ना। और क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक, ये सब आपके अभिकारी होते हैं, और समस्त अभिकारी शब्द आपके क्या होते हैं, अव्यय शब्द होते हैं। आंसर आप लोग दीजिए, आप लोग बात मत करिए, ठीक है ना, हाँ केवल आप लोग आंसर दीजिए।
आंसर दे के तो बात करिए। निम्नलिखितेषु निम्नलिखित में से किम, कौन सा क्रिया रूपम, क्रिया रूप का भिन्न लकार विद्यते, भिन्न लकार है। देखो भिन्न लकार का मतलब ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, अर्थात तीन तो किसी ना किसी प्रकार से समान है ना, चौथा आपका अलग है। अब आप लोग देखो साफ साफ दिख रहा है, करिष्यामि, दास्यामि, वतस्यामि, है ना, ये तीनों देखो साफ साफ दिख रहा है, मी 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 मी। लेकिन आदिशति देखो भिन्न पूछ रहा है, भिन्न लकार मतलब तीन किसी ना किसी प्रकार से समान होगा और चौथा अलग होगा। देखो यहाँ पर करिष्यामि, दास्यामि, वतस्यामि, तो आदिशत हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा पहला चौथा हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। और अगर इन सब में अगर हम लकार पूछें तो इन सब में आपका लिट लकार है, तीनों में कौन सा, लिट लकार है। जैसे आप कहते हो ना पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यता, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यामि का मतलब यहां पर उत्तम पुरुष एक वचन, पठिष्यामि का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष एक वचन, बोलेंगे उत्तम पुरुष एक वचन हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों आपस में अलग है ना। कुछ नहीं होता, वैसे जैसे आप पठति वाला रूप चलाते हो ना, वैसे इस्यति करके इसमें आप जोड़ दो। जैसे पठति कहे तो इसमें पठिष्यति कहोगे, उसमें आप कहते हो पठता, इसमें आप कहोगे पठिष्यता, उसमें आप पठंती कहते हो, उसमें आप पठिष्यन्ति बोलोगे, उसमें आप पठसी बोलते हो, इसमें आप पठिष्यसि बोलोगे, उसमें आप पठता बोलोगे, इसमें आप पठिष्यथा बोलोगे, इस तरीके से बोलोगे, ठीक है ना। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन क्या करें, वतस्यामि क्रिया रूपम इदम अकस्य धातु विद्यते, कह कि वतस्यामि क्रिया रूप में आपका कौन सा धातु है, खुद बताइएगा। अभी मैंने क्वेश्चन कराया था, वस्यामि आपका क्रिया, ए आपका कोई धातु है ही नहीं, वस आपका कोई धातु है ही नहीं, वस से आपका कोई धातु है ही नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, वस हो जाएगा। धातु क्या होता है, तो धातु आपका क्रिया का मूल रूप होता है, क्रिया का मूल रूप का मतलब यहाँ पर छोटा रूप, क्रिया का मूल रूप का मतलब क्या हो जाएगा, छोटा रूप। तो यहाँ पर वस धातु है, क्या है, वस धातु है, ओके। तस्मय इत्यत्र का विभक्ति वर्धे, तस्मय में आपका कौन सा विभक्ति है, तो आप कहते नहीं हो सा तौते, बोलोगे सा तौते, तम तौतान, तम तौतान, तेन ताभ्याम तय, तेन ताभ्याम तय, तस्मय ताभ्याम तेभ्याम, तस्मय ताभ्याम तेभ्याम। देखो तस्मय पूछ रहा है ना, तो तस्मय आपका चतुर्थी हो जाएगा और चतुर्थी आपका हो जाएगा, और चतुर्थी कौन सा वचन, एक वचन, देखो एक वचन वाला है ना, तो तस्मय आपका चतुर्थी एक वचन हो जाएगा, तस्मय। चलो कथितम इत्यस्मिन पदे का प्रत्यय, कथितम पद में आपका कौन सा प्रत्यय है, इत प्रत्यय नाम का कोई प्रत्यय होता ही नहीं है, अक्तत्व नाम का होता है, लेकिन इसका ट्रिक क्या है, तो इसमें आपका क्रिया के बाद आपका क्या आता है, क्रिया या धातु के बाद वानवती वत आता है, बोलो क्या आता है साथी, वानवती वत आता है। तो जिस क्रिया या धातु के अंदर में वानवती वत आ जाए उसमें आपका क्या होता है, अक्तत्व प्रत्यय होता है। कौन सा होता है साथी, तो याद रखिएगा उसमें आपका अक्तत्व प्रत्यय होता है ना, यहां पर आ नहीं रहा है इसीलिए हो जाए गलत। तम, अब जो लोग सोचेंगे कि हिंदी का प्रत्यय संस्कृत के प्रत्यय के समान होता है तो तम लगा देंगे ना, क्योंकि उन्हें मालूम होगा प्रत्यय आपका पीछे लगता है और तुम तम देखेंगे लगा देंगे, हो जाएंगे गलत, हो जाएंगे गलत। मैंने उनको क्या बताया था, मैंने उनको बताया था क्रिया या धातु के बाद, मैंने उनको क्या बताया था, क्रिया या धातु के बाद तह आएगा, या तो तह आएगा या तो तम आएगा, तो तह ता तम बराबर अक्त प्रत्यय है ना, तह ता तम बराबर अक्त प्रत्यय। तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय, अक्त प्रत्यय है ना। आप देखोगे यहाँ पे अगर कथिता आएगा, ये तीनों रूप में चलता है, जब आपका कथिता आएगा तो आपका अक्त प्रत्यय पुल्लिंग होगा, है ना, और जब आपका कथिता आएगा, कथिता ए वाला, तो आपका अक्त प्रत्यय स्त्रीलिंग होगा, है ना, और आपका जब तम आएगा, कथितम, तम देखो तम, तो आपका अक्त प्रत्यय नपुंसकलिंग, है ना। देखो तो तह ता तम बराबर अक्त प्रत्यय, लेकिन वो किसके बाद आना चाहिए, क्रिया धातु। यहाँ पर कौन सा धातु है, अगर इसमें धातु पूछे तो कौन सा धातु है, तो कथ धातु है। तो कौन सा धातु है साथी, कथ धातु है, ठीक है ना। आप लोग क्या आंसर टिक करें, वेरी गुड, बी। चलो
27 भी ना, ओके चलो। 28 नंबर को देखेंगे। यहां पर क्या करें, उपगम्य इत्यस्य शब्दस्य का अर्था। ये सब आपके गद्यांश से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। कह रहे उपगम्य इस शब्द का अर्थ क्या है। देखो उपगम्य में पहले हम आपसे प्रत्यय पूछेंगे, उपगम्य है ना। अब देखो उपगम्य में आपका उप क्या है, बोलो। उप आपका है उपसर्ग, बोलो यस। उप आपका क्या है, उपसर्ग है। उप क्या है, उपसर्ग है। गम क्या है साथी, तो गम आपका धातु है। उप क्या है, उप आपका उपसर्ग है। गम क्या है, धातु है। और या एक वर्ण के रूप में है, या एक वर्ण के रूप में है, बोलो। उप क्या है, उपसर्ग है। गम क्या है, धातु है। और या क्या है, एक वर्ण के रूप में है। तो मैंने एक चीज बताई थी, जब आपका उपसर्ग प्लस धातु प्लस या का कॉन्सेप्ट बने तो इसमें आपका लेप प्रत्यय हो जाता है ना, लेप प्रत्यय। अब इसको अगर हम देखना चाहें तो ये आपका दो शब्द से मिलके बना है, उप प्लस गम्य। उप मीन्स होता है समीप, है ना, उप मीन्स होता है समीप। और गम मीन्स होगा जान करके, क्योंकि आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जब आपका इतना मालूम, उप मीन्स होता है समीप, है ना। जैसे परिमीस होता है चारों ओर, वैसे उपमीस क्या होता है, समीप, है ना। और देखो, और लेप प्रत्यय आपका किस सेंस में अर्थ देता है, करके के सेंस में। जैसे उपगम में, तो इसका मतलब क्या होगा, समीप जाकर के, है ना, समीप जाकर। क्या हो जाएगा इसका अर्थ, समीप जाकर। इसका अर्थ जब आपका समीप जाकर हो जाएगा तो प्रणम में, प्रणम में भी अगर हम देखें, इसमें भी आपका लेप प्रत्यय है। प्रणम में भी आपका लेप प्रत्यय है साथी, प्रणम में भी आपका लेप प्रत्यय है। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, तो पर आपका उपसर्ग है। पर क्या है, पर आपका उपसर्ग है। नम क्या है, तो नम आपका धातु है। और या क्या है, तो या एक आपका वर्ण है ना, ये नहीं होगा। हाँ, लेकिन प्रणम मीन्स होगा क्या, तो नमन करके, प्रणाम करके, ओके। अंजलि बद्ध नहीं होगा। समीपम गत्वा, यहां पर गत्वा होना चाहिए। अब देखो, देखो साफ साफ लिखा गया है ना, समीपम मीन्स क्या होगा, समीप। देखो मैंने बताया भी था, उप मीन्स होता है समीप, है ना, समीपम। और देखो गत्वा, समीपम गत्वा, गत्वा मीन्स जाकर के, समीप जाकर के। अब देखो गत्वा में कौन सा प्रत्यय है, गत्वा में आपका अक्त्वा प्रत्यय है। क्योंकि जिसके लास्ट में त्वा आ जाए, जिसके लास्ट में त्वा आ जाए उसमें आपका अक्त्वा प्रत्यय होता है। और मैंने बताया था अक्त्वा प्रत्यय का अर्थ किस सेंस में होता है, तो अक्त्वा प्रत्यय का सेंस जो होता है वो आपका करके सेंस में होता है ना। जैसे आपका लेप प्रत्यय का अर्थ आपका कर के सेंस में होता है, या फिर कर के अर्थ में होता है, वैसे ही आपका अक्त्वा प्रत्यय का भी अर्थ आपका कर के अर्थ में होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, समीपम गत्वा। समीपम गत्वा मतलब आपका समीप जा करके। पार्श्वे उपविश्य, पार्श्वे उपविश्य का मतलब यहां पर समीप में बैठ करके। यहां पर उपविश्य मीन्स होगा क्या, बैठ कर, है ना। लेकिन यहां पर बैठ कर की बात नहीं की जा रही है ना। यहां पर पीछे समीप में बैठ की बात नहीं की जा रही, बल्कि आपका समीपम गत्वा, समीप में जाने की बात की। इसलिए राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। हाँ आरती यादव जी, मैं बिल्कुल यहाँ हूँ, ठीक ना। अब मेरी क्लासेस आपको संस्कृत बाय सिद्धार्थ सर, ये अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल है, आपको यहीं पर ही मिलेंगी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। मैक्सिमम बच्चे कमेंट कर पा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ ठीक ना, आपको मैंने चीज बताया था ना कि अक्त्वा प्रत्यय भी आपका करके के सेंस में अर्थ देता है। चलो, जलम इति पद से पर्यायो भवति। पर्यायो मतलब यहाँ पर पर्यायवाची, या तो आपका पर्याय देगा, या तो आपका पर्यायवाची देगा, या फिर आपका समानार्थी देगा, इतनी चीजों को देता है, ठीक है ना। तो समीपम नहीं भैया, दुर्गम नहीं भैया, नीरम, क्या भैया, नीरम। राइट ऑप्शन सी, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिएगा, मैं अगर आपको एक चीज बताऊं, मैं अगर आपको एक चीज बता दूं, चलो, है ना। देखिएगा, आपको हर क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, हर क्लास की फ्री पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो हर क्लास की फ्री पीडीएफ मिलेगी भैया आपको टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल किस पर, संस्कृत बाय सिद्धार्थ सर पे। टेलीग्राम चैनल किस पर,
तो संस्कृत बाय सिद्धार्थ सर चैनल पर, है ना। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी भेजनी है, कोई एक्स्ट्रा रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि आप टेलीग्राम पे तो मैसेज कर नहीं सकते, तो आपका ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है ना, ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कॉल कर ले, वो व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है ना। 92 35 22 12 12, 92 35 22 12, इसको बताइएगा। एकत्रीकृतम इति पदस्य कुतो गद्यांशे अस्मिन् का शब्द प्रयुक्ता, कुछ नहीं है, गद्यांश का क्वेश्चन मैंने उठा लिया, कह रहा है कि एकत्रीकृतम इस पद का गद्यांश में कहां प्रयोग किया गया है, आनितम, सज्जितम, विरचितम या फिर आपका दत्तम, बताइएगा। एकत्रीकृतम सभी लोग बताएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा सुधारेंगे, यहाँ पर संचितम है, ठीक है ना, संचितम, संचितम थोड़ा सुधारेंगे इसको। संचितम, 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 तो कह रहे एकत्रित होता है संचय, संचय हो, संचय में इसे क्या होता है, इकट्ठा करना, तो यही एकत्रित, एकत्रित करने का भी मतलब यहाँ पर किससे है, संचय से है, तो इसका मतलब ही क्या होता है, इकट्ठा करना, है ना, इकट्ठा करना या फिर एकत्रित करना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट ऑप्शन भी हो जाएगा, है ना। विरचितम मीन्स, विरचित मीन्स क्या होता है, घूमना। दत्तम में अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं दत्तम में कौन सा प्रत्यय है, तो दत्तम में आपका अक्त प्रत्यय नपुंसकलिंग है, दत्तम में आपका अक्त प्रत्यय कौन सा है, अक्त प्रत्यय आपका नपुंसकलिंग है ना। क्योंकि देखो इसमें दा धातु, जब आपका दत्ता पूछेगा, जब आपका दत्ता पूछेगा तो अलग अलग कंडीशन हो जाएंगी। जब दत्ता पूछेगा तो अक्त प्रत्यय पुलिंग, अक्त प्रत्यय पुलिंग, और जब दत्ता पूछेगा तो अक्त प्रत्यय स्त्रीलिंग, अक्त प्रत्यय स्त्रीलिंग, और जब दत्तम पूछेगा तो अक्त प्रत्यय नपुंसकलिंग, ठीक ना। हाँ, तो दत्तम में अगर आपसे पूछे कोई तो आप कहना अक्त प्रत्यय नपुंसकलिंग। इन सब में देखो तम 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 तम, है ना, और क्रिया धातु के बाद तम आ जाए तो आपका अक्त प्रत्यय तो होता है लेकिन नपुंसकलिंग होता है ना। जैसे भी होता है एकत्रीकृता, तो आपका अक्त प्रत्यय पुलिंग, एकत्रीकृता तो आपका अक्त प्रत्यय स्त्रीलिंग, एकत्रीकृतम अक्त प्रत्यय नपुंसकलिंग। उसी प्रकार से आनितः तो अक्त प्रत्यय पुलिंग, आनितः ता अक्त प्रत्यय स्त्रीलिंग, आनितम अक्त प्रत्यय नपुंसकलिंग। तो ये अभी भी अक्त प्रत्यय नपुंसकलिंग में है, ये चारों भी अक्त प्रत्यय नपुंसकलिंग, क्योंकि लास्ट में आपका तम आया है। क्लियर। तो ये आज आपकी क्लास रही। एक बार सभी लोग बताएंगे भैया क्लास कैसी लगी, एक बार सभी लोग बताएंगे क्लास कैसी लगी, ठीक है ना। ये आज हमारी पहली प्रैक्टिस सेट रही। बाकी आप सभी विद्यार्थियों को बता दीजिए जो आपके संपर्क के हों कि आपकी अब सिद्धार्थ सर की क्लास कहाँ चल रही है। वो अपना शुरू से ही चीज़ों को शुरू कर रहे हैं, इसीलिए कुछ टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन उन्होंने अपनी चीज़ों को शुरू कर लिया। तो संस्कृत बाई सिद्धार्थ सर कहाँ पर, संस्कृत बाई सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर। ओके ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप पूछिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, किसी भी क्वेश्चन में, है ना, 1 to 30 अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप पूछिएगा, है ना। बाकी अगर आपको नहीं प्रॉब्लम है तो फिर बेहतरीन हो आप लोग। देखिए ये मैं आपको पीडीएफ में तुरंत सेव कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। और अभी मैं तुरंत सेव करके मैं कहाँ डालूंगा, टेलीग्राम चैनल संस्कृत बाई सिद्धार्थ सर पे डालूंगा, ठीक है ना। और तभी अभी तुरंत आप जाके सर्च करिएगा टेलीग्राम चैनल पे संस्कृत बाई सिद्धार्थ सर, तुरंत आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम आईडी मिल नहीं रही क्या, ओके।
चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, मिलेंगे हम कल, तब तक के लिए भैया थैंक यू क्लास।